अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है कि बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आप जहान रमज़ान में एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देख रहे हैं ये 365 पर खुसूसी पेशकश। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ हैं मेरी प्यारी सी क्यूट सी मंशा पाशा, सहेली, को होस्ट, पार्टनर इन क्राइम। और आज माशाल्लाह से 19वां रोज़ा हो चुका है और अब इंशाल्लाह हम बस इफ्तारी की तरफ जो है वो हमारी एक्चुअली काउंटडाउन शुरू हो जाता है इफ्तारी का। जैसे ही शो शुरू होता है वो 2-2.5 घंटे रह जाते हैं और मेरी घड़ी जो है वो मेरे फ़ोन के साथ कनेक्टेड होती है, तो बड़े लोगों के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो हमें फीडबैक मिला है वो यही मिला है कि जिस किस्म की हमारी गुफ्तगू है वो बड़ी जो है ना सही है इस वक्त के लिए, क्योंकि इफ्तारी के वक्त जब हम जा रहे होते हैं तो हमें इतनी हैवी गुफ्तगू करने से ज़रा घबराहट सी होती है। गुरेज भी करना चाहिए। गुरेज भी करना चाहिए। बड़ा अच्छा सा हमारा एक माहौल होता है हमारे सेट पे। हम अपने गेस्ट को मेहमानों की तरह नहीं बल्कि घर वालों की तरह ट्रीट करते हैं और अक्सर लोग भी यही कह के जाते हैं हमें। और अच्छा मंशा, जो मुझे बहुत अच्छी फीडबैक आई है वो ये आई है कि मेरी और तुम्हारी बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से दिखी। वैसे तो हम लोग पर्दे के पीछे जो है वो अच्छे दोस्त हैं, पर्दे के सामने जो है बहुत कम मौका मिलता है। सिर्फ मेज़बानी जब आप करते हैं तब आपको मौका मिलता है दिखाने का दोस्ती और अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने जो टॉपिक रखा है वो रखा है यूनिटी का। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, जो कि कायदे आज़म ने फरमाया और हम सब ने गवाया दोनों हाथों से। ये तीनों चीज़ों को जो है हमने सिर्फ वो 3 तलवार पे एक मुजस्मे के तौर पर बस लगा के रख दिया है, लेकिन इस पे अमल हम नहीं करते। सो यूनिटी से हमारा मकसद आज डिस्कशन का ये है कि टीम वर्क, लोगों के साथ मिलकर काम करना, वन मैन शो नहीं हो सकता कहीं भी, इस चीज़ को इस्तेमाल करना। और मैं चाहूँगी मंशा आप भी अपने 2 सेंस दें इस पे। हाँ, द थिंग इज़ कि मुझे जो जाले लगता है ना कि जो यूनिटी है वो एक चीज़ बन गई है, क्योंकि हर कोई जो है ना आजकल सिर्फ इंडिविजुअलिज्म के ऊपर उनकी जो है ना फोकस है। तो जो यूनिटी है उसको हमने कहीं साइड पे रख दिया है, क्योंकि हमारे जहन में हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा हम पे हावी हो गई है कि हमें लगता है कि हमने अगर किसी की ये बात अगर हमने रख ली तो इसका मतलब है हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से हम हट गए। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। हम सब अपनी यूएसपी लेकर, अपने यूनिक से सेलिंग पॉइंट्स लेकर ही जो है वो आते हैं किसी भी मंच पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और वो अच्छी बात भी है। लेकिन उनकी यूनिफिकेशन, सबकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ की यूनिफिकेशन एक जगह पे होना और उस मिलकर एक चीज़ निकलना। जैसे कि हम ये शो कर रहे हैं, ठीक है, अब हम ये जो शो कर रहे हैं इसमें अगर मैं मौजूद ना हूँ और मंशा ना हो और हमारे कैमरामैन ना हो, हमारे मेकअप आर्टिस्ट ना हो, एहसान ना हो जो हमारे कान में हर थोड़ी देर में कहते हैं, सरवत ना हो जो कंटेंट भेजती हैं, रबिया ना हो जो सबको घेरती हैं और सबको यहाँ लाकर, और इनाम भाई जो ग्रीन कार्ड जिनका मैंने नाम रखा है वो ना हो, शाकिर भाई ना हो, और सोबिया ने बहुत सारे लोगों के मैंने नाम ले दिए हैं। अगर ये सब ना हो तो ये शो आपके सामने नहीं आएगा, और खास करके हमारे स्पॉन्सर्स ना हो। तो वो सब अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज लेकर आते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे सेट पे देखें, ऑल्दो हमारी ये रमज़ान की ट्रांसमिशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब इतने लोग साथ में काम करते हैं तो इसका तो झगड़े तो होते हैं, देखिए डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और काम में तो ऐसा ही होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी आइडियाज़ लेके आ रहे होते हैं और कहीं ना कहीं किसी बात पे एक पेज पे नहीं आ पाते। लेकिन उसके बावजूद हम लोग हर रोज़ आपके साथ यहाँ पर हैं इफ्तारी से पहले, और ये इसी वजह से है क्योंकि एक कॉमन गोल है, और कॉमन गोल ये है कि हमें ये चीज़ करनी है। अच्छा, ये प्रोग्राम सामने लेकर आना है। और मुझे जाले जो लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के फ्रैजाइल ईगोज़ हैं। छोटी छोटी बात को लेके इतना ज़्यादा वो माइंड कर जाते हैं कि जो चीज़ उनके आगे है, जो कॉमन गोल है, वो उसको ही रद्द कर देते हैं कि बस भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं जो आपका एक मकसद है। अब यहाँ आके हमने काम करना है, इसका मकसद ये है कि हमने एक शो लाइव ऑन एयर लेकर जाना है, ठीक है। और वो शो जब तक आप सब मिलकर नहीं लेके जाएंगे, उसमें हर कोई अपनी जो जैसे एक मशीन है उसमें सारे कॉग्स हैं, अगर एक भी कॉग काम नहीं करेगा तो वो मशीन नहीं चलेगी, नहीं चल सकती। तो वो मशीन को चलाने के लिए सबका एक यकजा होना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। शायद सेम पेज पे हो नहीं हो, डजंट मैटर। आपकी अपनी पर्सनल डिफरेंसेस हो, डजंट मैटर। आपका कॉमन गोल, मेन गोल होना चाहिए, और वो मेन गोल लेकर मैं जाऊंगी एक्चुअली किचन की तरफ भी, हाँ, क्योंकि हमारे पास सोबिया मौजूद है। सोबिया जानू, क्या हाल है आपके? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आपको सबसे पहले तो 19वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। आज हमें क्या खिलाने वाली है, नाज़रीन को क्या सिखाने वाली है? मुझे लगता है आज की जो रेसिपी है ना वो सीख के, और वो जब हम खाते थे बचपन में तो हम बड़े हैप्पी सोल हो जाते थे, और मुझे लगता है
स्कूल की छुट्टी के बाद हम इंतज़ार करते कि हम स्कूल के बाहर निकलेंगे और वो खट्टे आलू वाले अंकल खड़े होंगे जो कागज़ में हमें आलू देंगे और हम फिर वो खाएंगे। क्या है ये बताओ? ये है तशवीश हो रही चटपटे खट्टे आलू बना रही हूँ जो कि बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है, मसालेदार। ये जो आज जो तुमने ना जाले की दिल की बात रखी, आलू नहीं खाती मैं मंशा। नहीं खाती? नहीं खाती। कोई नहीं, मुझे लेकिन लगा टेस्ट ये- करूंगी, मैं टेस्ट करूंगी। फिर आज भी वही होगा कि मंशा ही खा रही होगी, मुझे लगता है। अच्छा, तो इसके लिए हमें इसमें कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं है, इसमें सिर्फ मैरिनेशन है। पर मैरिनेशन भी जो है हम 3 से 4 घंटे इसको रखते हैं फ्रीजर में, ताकि वो जो आलू है वो सारी मैरिनेशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। इसके लिए हमने सिर्फ बॉयल पोटैटो ले लिए हैं। इसके अंदर हम इमली का गूदा डालेंगे, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं, थिक गूदा डालेंगे। फ्रेश कोरिएंडर जाएगा, नमक जाएगा, लाल मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला। ये सब मैरिनेट करके हाफ कप ऑयल के साथ इसको मैरिनेट करके हम कुछ आवर्स के लिए रख देंगे फ्रिज में, और फिर हम इसको खाएंगे। ये बिल्कुल रेडी है, इसमें कुकिंग प्रोसेस नहीं है। ओके, तो दैट मीन्स कि हम रेडी सेट गो हैं। बिल्कुल रेडी सेट गो है। आज आपने अपने लिए काम इजी कर लिया। हाँ, वैसे काम easy वैसे कर दिस दिया इज इसने। अमेजिंग। हाँ सोबिया, मैंने ठीक है, तो आपने हमारा फिर हाथ बटाना है आज हमारे काम में। हाँ। Since आपका काम easy है। आज हम करेंगे। अच्छा, यूनिटी की बात हम कर रहे हैं सोबिया, मैं भी चाहूंगी कि आप भी कुछ बताइए कि टीम वर्क एक्चुअली, अगर आपको मैं टीम वर्क बोलूँ तो आपके जहन में क्या आता है सबसे पहले? अच्छा, मेरे लिए मेरी टीम वर्क मेरा हस्बैंड है। मैं कहती हूँ वो मेरी टीम है। एग्जैक्टली। हम दोनों जो है ना, मुझे लगता है कि मैं इधर हूँ तो वो उधर बैक ऑफ द स्टेज मेरा घर है, तो वो उसको हैंडल कर रहा है। अगर वो काम पे होता है तो बैक ऑफ द स्टेज मैं घर पे होती तो मैं उसको हैंडल कर रही हूँ। अगर हम दोनों साथ में हैं तो हमें पता है, अच्छा हमारा बेबी है तो मैं बोलती हूँ अच्छा यू वॉश द फीडर, आई विल मेक द मिल्क, यू चेंज द डायपर, आई विल थ्रो द डायपर। ये हमारी टीम जो है ना। सोबिया ने कितनी सही बात की है कि ये घर भी ऐसे ही चलता है कि जब आप जो है ना यकजा होके टीम की तरह एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का हाथ बटाएं। जो मैं भी सोबिया एग्री करूंगी, क्योंकि यहाँ आने से पहले जो है मेरे सनग्लासेस गुम गए थे 2 दिन पहले, तो मैंने अपने हस्बैंड को काम पे जाते हुए कहा कि भाई मेरे सनग्लासेस गुम गए हैं, प्लीज तुम उसको ढूंढो। फिर किसी दिन मैंने छोड़ दी तो मैंने कहा प्लीज ही डब्बे में रख के आप जो है। मैं बोल रही हूँ कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ, प्लीज आयरन माय क्लोथ। ये मतलब मुझे लगता है यूनिटी जो है ना यही होती है। और मुझे लगता है शादी से पहले फिर मेरी यूनिटी मेरी सिस्टर्स के साथ थी कि यार मैं ये कर रही हूँ तुम ये कर दो, मैं ये कर रही हूँ तुम वो कर दो। और जॉब पे भी मुझे लगता है कि हमारे साथ यही होता है। अगर हम रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हैं तो हम यही कहते हैं पहले प्रेप कोई और कर रहा है तो मेन कुकिंग कोई और कर रही है। मुझे लगता है सब कुछ एक सब मिलजुल कर जब काम करते हैं तो काम आसानी से भी हो जाता है और जल्दी से भी हो जाता है। बस नाज़रीन, इसी जल्दी में हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग एक डॉक्टर हमारे पास मौजूद है, माइंड साइंसेस के डॉक्टर हैं, तो उनसे भी इस टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान, ये है 365 न्यूज़। मैं हूँ जाले सरदी, मेरे साथ है मंशा पाशा। जल्दी से लौट के आइए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। आज का हमारा जो मौजू है वो है यूनिटी, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है स्पेशली हमारे मुल्क के लिए। और आजकल का जो माशरा है वो बड़ा बटा हुआ है। इसके हवाले से ज़रा नज़र डालेंगे हमारे जो आज के मेहमान हैं डॉक्टर मोइज़, जो कि माइंड साइंसेस की स्टडी करते हैं। आपको बहुत वेलकम हो हमारे शो पे और हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। हमारी और हमारी टीम की तरफ हमारी टीम की तरफ से। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि माइंड साइंसेस क्या चीज़ होती है? देखिए, जिस तरह न्यूरोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी होती है जी, इसका इल्म होता है ना। एक शख्स जो है वो फिजियोलॉजी सीखता है तो वो फिर इंसान के बदन में हड्डियां, जोड़ वगैरह वो ठीक करता है। जी। न्यूरो साइंसेज में डॉक्टर ब्रेन की कारकर्दगी को चेक करता है, नर्वस सिस्टम को चेक करता है। मगर एक ऐसी चीज़ है कि जो नज़र नहीं आती। ब्रेन तो नज़र आता है, जिस्म भी नज़र आता है जी, मगर इंसान के थॉट कैसे नज़र आते हैं, आपका ख्याल कैसे नज़र आता है? वो नज़र नहीं आता, राइट जी। वो ख्याल आपको चलाता है, आपसे काम करवाता है। अगर ख्याल गलत है तो अमल गलत है। बेशक। तो ये ख्याल की पूरी स्टडी के ख्याल आता कहाँ से है, इसको माइंड साइंसेस कहते हैं। सो दिस इज अ नॉर्मेटिव साइंस। या इट्स अ नॉर्मेटिव साइंस। अच्छा, तो ये सर आप इस तरफ कैसे गामजन हुए? मैं 16-16.5 साल की एज में सबसे पहले इंडिया में मुतारिफ हुआ राज योगा से। अच्छा। राज योगा, जी जी। आमतौर पर जो आप योगा करते हैं ना, ये वो योगा नहीं है। राज योगा इज अबाउट माइंड। ओके। इंसान के अंदर जहन में क्या क्या ख्वाहिशात होती है, जहन के कितने खराफात हैं, जी। ये सब चीज़ों की बहुत लंबी स्टडी है। वो करके मैं आता जाता रहा इंडिया से। फिर पाकिस्तान में 74 में मैंने योगा सिखाना शुरू किया। 74। ओके। उसके बाद 1980 में कराची जिमखाना में शुरू किया।
86 में उस जमाने में शेरेटन होटल होती थी, अब तो मोवेंपिक हो गई है, जी। वहाँ क्लासेस ली। उसके बाद 86 के एंड में अपना इदारा खुला। उसके बाद मेडिटेशन, मराकबा, माइंडफुलनेस, ये तमाम चीज़ों की इंटरनेशनली फिर वर्ल्ड ट्रैवल किया। सिल्वा एक बहुत ज़बरदस्त साइंस है, रिमार्केबल रिजल्ट है उसके। सिल्वा जी 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 जी, आई फॉलो दैट। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके 110 ममालिक में होता है, 40 ज़बान में ट्रांसलेट हुआ है वो दुनिया में। और वो पाकिस्तान लेके आया। फिर मैं पाकिस्तान का आज मैं डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान, ईरान, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट, ये 4 सेक्टर मेरे पास हैं। वहाँ हमने लोगों को ट्रेन किया, वो वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह हिप्नोसिस सुना होगा आपने, हिप्नोटिज्म। पाकिस्तान में सबसे पहले हिप्नोटिज्म लेके आया, बहुत लोगों को सिखाया। कुछ लोगों ने अच्छे काम किए, कुछ लोगों ने अच्छे काम ना किए जी। ठीक है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, तो इल्म है। तो ये तमाम चीज़ें आती है, इल्म लदू नहीं है। अच्छा, कुरान में इसका जिक्र है। जी 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 जी। तो इट्स रिमार्केबल। अगर हम इस चीज़ को समझे तो आई थिंक हम अपनी ज़िंदगी और हमारे जो कलेक्टिवली कल्चर और जो हालात है ना, उसको हम समझ जाएंगे कि क्या मसला क्या है हमारे साथ जी। इस मसले को, जैसे यूनिटी आपका बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी, तो इजाज़त है तो मैं यूनिटी पे प्लीज मैं आपसे अगला सवाल यही पूछने वाले थे। देखिए, सबसे पहले यूनिटी होती है इंसान की अपनी। जी, हमारे वजूद के 3 हिस्से हैं। एक हमारा जिस्म है जिसकी वो ज़रूरत है, सोना है, खाना है, पीना है, आराम है, लिज्जत है, कोई टीवी पे अच्छी चीज़ देखी, दोस्तों के साथ गपशप की, ये हमारी बॉडीली रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ इसी रिक्वायरमेंट का कुछ हिस्सा हमारे माइंड को चाहिए, नहीं ब्रेन को चाहिए जी। मसलन फॉर एग्जांपल, आप खुश रहते हैं, कोई अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, आपको अटेंशन देते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, तो इससे आप बड़े खुश होते हैं, आपका माइंड बड़ा खुश होता है जी। इसी तरह इस माइंड के अंदर आपके मुख्तलिफ अकायद हैं, फेथ है, बिलीव है, जो भी आप इंसान के अकायद हैं। और तीसरा अंसर जो है, तीसरा पार्ट हमारे जिस्म का, वो हमारी रूह है जी। हम जो कुछ करते हैं ज़िंदगी में, अच्छा करते बुरा करते, उसका अक्स रूह पे पड़ता है। और रूह एक हकीकत है, जिंदा जावेद हकीकत है। लोग इस पे बात नहीं करते क्योंकि लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है। तो एक वर्ड अंग्रेजी में यूज होता है कॉन्शियसनेस। यस, बिल्कुल। हज कॉन्शियसनेस की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है जी। बाजमात नमाज कॉन्शियसनेस की एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसे कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जी जी। बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए दुनिया में। अमेरिका में एक्सपेरिमेंट हुआ, एक पर्टिकुलर इलाके में क्राइम बहुत था जी, बीमारी बहुत थी, अमवात बहुत थी, क्राइम और सब चीज़ें बहुत थी। उन्होंने उस पूरे टाउन के कोई 20% लोगों को जमा किया और उनसे कहा कि रोज़ रात को 10 बजे बैठ के आंखें बंद करके आपने ये मंजर सोचना है, विजुलाइज करना है या इमेजिन करना है, ये मंजर। सब यही करेंगे, अग्री किया। 6 महीने मुतवातिर लोग 10 मिनट के लिए बैठते, मंजर विजुलाइज करते। उस टाउन के अंदर क्राइम नीचे आ गया, लोगों की हेल्थ बेहतर होगी, अमवात कम हो गई। इसको कहते हैं द पावर ऑफ माइंड। ये माइंड साइंसेस है। आपके सामने जो नजर आ रहा है ना, लोग आपको मिलते हैं, इट इज ऑल अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। जो आप सोचते हैं वो आपके सामने आता है। अक्सर हम कहते हैं, लोग कहते हैं यार मुझे ये मसला नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये मुसीबत, मेरी वाइफ मुझे बहुत तंग करती है या मेरा हस्बैंड मुझे बहुत तंग करता है। The moment you say that, yes, वो और मजीद तंग you करेगा। make it real। Yes, you make it real। देखिए कहते हैं ना, only fear itself। बिल्कुल। हाँ। ये वो वाली बात है ना कि आपने जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा ध्यान देना है, उतना उस चीज़ ने आपके दिमाग को कंट्रोल करना है और उतना वो चीज़, क्योंकि आप उस चीज़ को इतना हवा बन जाता है ना वो आपके जहन में भी, कि मुझे लगता है फिर आप उसी को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। ये आपके सामने टेबल है, बड़ा खूबसूरत टेबल है। इस टेबल में और मेरे थॉट में, मेरी ज़ात में एक चीज़ सिमिलर है। इसके अंदर एटम है, मेरे अंदर एटम है। यस। तो मैं और ये जो है अगर समहाउ कोऑर्डिनेट करें, सिंक्रोनाइज करें, तो ये टेबल जो है उस मेरी मर्जी का होगा। इसका मतलब है कि मैं चाहूँगा कि कौन सा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, मैं उस इंसान को अट्रैक्ट कर सकूँ जी। तो पहली यूनिटी क्या है कि मेरा जिस्म जी, मेरा जहन और मेरी रूह, इन तीनों में एक कोहेरेंस हो, जिसको एक वर्ड यूज करते हैं कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी, राइट। जी जी। इसका मतलब है कि जो मेरी रूह की रिक्वायरमेंट है उसी को मेरा जहन भी आगे लेके चले, उसी को मेरा जिस्म भी आगे लेके चले। जी। तो ये यूनिटी होगी मेरी बॉडी की। जब इंसान की अपनी जात में यूनिटी नहीं होगी, माशरे में यूनिटी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। एक हाँ। सवाल जो मेरा है हाँ। कि आजकल स्पेशली हम जिस
जो हमारा प्रोफेशन है जिससे हमारा ताल्लुक है, उसमें जो लोग प्रेजेंट करते हैं अपने आप को वो वैसे होते नहीं है। तो बेसिकली एक डिसयूनिटी है कि हम बड़े कॉन्शियस होते हैं, अपने पब्लिक इमेज को लेकर बड़े कॉन्शियस होते हैं। तो जालिया मुझे पता है कि जो लोग प्रेजेंट करते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को स्क्रीन पे, वो वैसे ज़ाती ज़िंदगी में वैसे शायद ना हो। तो ये जो डिस्कनेक्ट है आप जो अपने आप को दिखा रहे हैं और जो आप अंदर से हैं, उसकी वजह से क्या असर पड़ता है इंसान पे खुद? मेरी ज़िंदगी का मतलब मुझे लाखों लोगों को सिखा चुका हूँ पूरी दुनिया में जी। मैंने एक अजीब गरीब चीज़ नोटिस की जी। जो स्क्रीन पे हीरो होता है रियल लाइफ में विलन होता है, और जो तो ये तो आपने सबको ही कह दिया क्योंकि हम भी उसमें शामिल हैं। वो रियल लाइफ में हीरो देखा है मैं तो बहुत आपकी विलेनस बात से बता रहा हूँ मैं। हाँ। ये जो डिस्पैरिटी है ये पैदा उस वक्त होती है जब इंसान की जात में ये जो 3 पार्ट हैं उनमें यूनिटी ना हो। जी। अगर मेरी खुदगर्जी चाहती है कि मैं काम करूं और उसके लिए मुझे किसी को तकलीफ देनी पड़ेगी तो मैं काम करता हूं बिकॉज मेरी खुदगर्जी चाहती है ना। मगर फिर मेरे जो दूसरा पार्ट है, जो मेरी रूह है, जो मेरी असल हकीकत है, वो इसके खिलाफ है। जी। तो डिस्पैरिटी हो गई, बिल्कुल। यूनियन खत्म हो गया। हाँ। आपके साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तीनों का वो नहीं है। जी। अब हम आते हैं माशरे में। हाँ जी। मैंने वो दौर भी देखा है कराची का कि मतलब आप जा रहे, कोई आपको देखता भी नहीं है, खवातीन जाती थी। जी 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 Nobody would even dare ये look at मेरी मदर जो है अपने बचपन की जो मुझे बातें सुनाती हैं कि वो टाप टाप के जाते थे। उस ज़माने में मैं जगहों के नाम तो नहीं ले सकती, बट वो सारी चीज़ें याद थी। वो आप जाके आराम से म्यूज़िक भी सुन सकते थे अगर आपने, जिस तरह टर्की में होता है। बिल्कुल सही। वो टर्की की अक्कासी थी कराची। अब हुआ ये कि किसी भी माशरे को तबाह करने के लिए उसके कुछ इदारों को तबाह करना पड़ता है। जी। और इदारे बनते हैं इंडिविजुअल से। जब इंडिविजुअल में डिस्पैरिटी हुई तो आहिस्ता आहिस्ता इदारा बर्बाद हो गया। अब 3-4 इदारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी। एक इदारा आपका लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस का इदारा। जी। जब किसी भी मुल्क में जस्टिस खत्म हो जाए वहां से बिगाड़ शुरू होता है। जी। उसके बाद आपकी दूसरी इदारे हैं जो कि इन्वॉल्व है इसमें। एक इदारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई एम सॉरी मैं बोलना तो नहीं चाहिए मगर सच है, हमारे पास रोल मॉडल नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। नहीं, मुझे ये आप बोलना बताइए। चाहिए आपको ये। हाँ, ये रोल मॉडल बोलना, जी जी अब आपके बिल्कुल पास चाहिए। रोल मॉडल कौन है? हाँ। जिनकी बड़ी फेम है, टीवी पे आते हैं, फिल्मों में आते हैं, मिसाल दे रहा हूँ आपको, वो भी होने चाहिए। लेकिन उसके अलावा क्या होना चाहिए? एक एक्टर है, वो भी रोल मॉडल है बिकॉज वो अपने एक्टिंग में बड़ा कमाल रखता है। एक सिंगर है, बहुत बड़ा रोल मॉडल है आपके लिए। मॉडल है, बड़ा जबरदस्त उसका नाम है, वो भी मॉडल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कोई इंजीनियर आपका मॉडल हो? कोई पायलट आपका मॉडल हो? कोई लॉयर हो? कोई बड़ा मशहूर डॉक्टर जी, SIUT के डॉक्टर्स, कोई है मॉडल? नहीं है। तो हुआ ये कि सारे के सारे लोग ग्लैमर की तरफ आते हैं। देखिए, आप लोग काम करते हैं, आपको पता है कि जो बजाय नजर आता है आप लोगों को कितनी मुश्किलात आती है, कितनी परेशानी आती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैं आपसे इस बात पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। देखिए, डॉक्टर अदीब रिजवी हैं, वो एक डॉक्टर हैं, बट इज नॉट अ रोल मॉडल। नहीं, वो है रोल मॉडल। दीदी साहब हैं, वो भी रोल मॉडल हैं। आप आवाम को ले ले, रोल मॉडल है ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ, इनके मैं एक ब्रिज बनती हूँ एक सिचुएशन में। आपका कहने का बेसिकली मकसद ये है, और जो कि मुझे भी दिखता है कि अगर आप इंडिया भी जाए ना, ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो सबसे पहले न्यूज़पेपर पे जो है ना वो एक्टर्स के बारे में आता है कि किसने कब छींक मारी, किसने कब खांसा, और ये बातें सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती हैं दुनिया भर में। अब वो वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में, और जो कि हमारे यहाँ पे भी पॉलिटिशियंस के बारे में हाईलाइट, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहे। लोग बहुत सारे हैं। जब तक वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो वाला हाल है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, आज से कुछ साल पहले मैं न्यूयॉर्क में था, तो एक बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, मीडिया की भी है, उनका अखबार भी निकलता है। उनका जो वो चीफ था वो मेरे से मिला, गपशप की। मुझे कहता, डॉक्टर साहब हम पाकिस्तान के हालात डिस्कस करते। कहता, सर देखिएगा, मैं 13 अगस्त को वहाँ पहुँचा था जी। उसने कहा, सर 14 अगस्त कल है, ज़रा मेरे साथ आइएगा, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, तो हमारा पूरा कार्निवल निकलेगा। मैं गया, देखा। उसने कहा, सर ये कार्निवल सिर्फ एक पार्टी का है, एक सियासी पार्टी का है। दूसरे दिन 15 अगस्त था, इंडिया का था, बहुत बड़ा उनका जुलूस निकला, बड़ा सेलिब्रेशन की। 16 अगस्त को एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने जुलूस निकाला, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस का, और 17 अगस्त को तीसरे ने निकाला। जब आपकी यूनिटी नहीं है exactly. देखिए, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ आपको कि इंडिया ने एक निकाला, उसमें सारे मौजूद थे, महाराष्ट्रन थे, पंजाबी थे, साउथ इंडियन थे, सारे के सारे थे। एक कौम थी
जी। हम एक कौम नहीं है। और ये जो यूनिटी इंडिविजुअल नहीं होगी ना तो कलेक्टिवली नहीं। आप मुझे बताइए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई है और इसको चले अराइज हो गई, ये तो हम लोग सब जानते हैं, कोई ना कोई जवाब हम सबके पास है, इसको खत्म कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि घर में जब बच्चा होता है, दुनिया में आता है जी, उसके पहले 5 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 7 साल तक बच्चा जो सीखता है उसके बाद वो कुछ नहीं सीखता, यह मैं आपको बता दूं। जी 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 जी। उसके माइंड की पूरी पर्सनैलिटी 7 साल में बन जाती है। अब ये 5 साल तो माँ बाप के साथ रहा, अब माँ ने क्या तरबियत दी, वालिद ने क्या कहा। अब वालिद अगर माँ को बुरा भला कहता है, मारपीट करता है, या फिर माँ जो है वो अपनी सास की बुराई अपनी सहेली के सामने कर रही है, बच्चा देख रहा है, जी, तो वो कहता है ठीक है, बुराई करना इज ओके बिकॉज माय मदर डज इट, राइट। तो अब ये जो मुनाफिकत इंसान में पैदा हो गई, या बाप कहता है दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, बाप ने कहा यार बेटा जाके बोल दो अब्बू नहीं है। अब ये झूठ उसने पहला सीखा। और ये छोटा सा लगता है, छोटा सा लगता है, लेकिन ये रह जाता है। अब उसकी पर्सनैलिटी में, अब वो स्कूल गया। स्कूल में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तालीम इज अ बिजनेस, एवरीथिंग इज अ एवरीथिंग इज बिजनेस। बिजनेस। अब वो जो रोल मॉडल टीचर था हमारे जमाने में, मैंने सेंट पॉल से पढ़ा है, जी, हमारे पास जो टीचर था वो रोल मॉडल था, वो बाप की तरह था, ठीक है, हम उसको फॉलो करते थे, यार इस तरह सर बात करते, मैं भी इस तरह बात करूँ। अब वो रोल मॉडल, अब उसके रीजन क्या है? इकोनॉमिकल रीजन। यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर आता है, वो इस यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दे रहा है, उधर भी दे रहा है, तो वो जो कनेक्शन है, यूनिटी, वो जो इंडिविजुअल कनेक्शन है नहीं वो है। अब नहीं रहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी जबरदस्त मुफीद बातें बताई हमें यूनिटी के और हवाले बहुत सारी और भी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन क्या करें वक्त की कमी की वजह से। बट आपको जरूर मधु करेंगे हम अपने किसी और प्रोग्राम में। नाजरीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं 365 पे जहाने रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान ऑन 365 न्यूज़। आज का जो हमारा मौजू, जो मैंने पहले भी बताया था, वो यूनिटी को लेके है। और अभी जो हमारी गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में, शी इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट, लेकिन उन्होंने अभी हमें बताया कि साइकोथेरेपी विद एस्ट्रोलॉजी करती हैं ये डॉक्टर नहीं है, सॉरी, सुमेरा फारूक। हाउ आर यू? I'm good, thank you. वेलकम टू आवर शो। एंड हमारी तरफ से और टीम की तरफ से आपको मैं वेट करती हूँ मंशा। रमजान मुबारक। अच्छा, पहले तो ये बताएं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोथेरेपी, व्हाट्स द लिंक? Okay, so astrology and psychotherapy बिल्कुल ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं, बिकॉज ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ये होगी कि कल आप मर जाएंगे, आज आपका बच्चा हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा। सो इट्स नॉट अबाउट दैट। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज़ अबाउट योर साइकोलॉजिकल गेन, आपके दिमाग में और आपकी लाइफ में पैटर्न्स क्या चल रहे हैं और आप उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में प्ले आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि लेट्स सपोज कि अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है तो उसको आपने कैसे नेविगेट करना है और किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी यही ना कि लिब्रा, जेमिनी, यही जी जी, इसी के हवाले बिल्कुल से ना? बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं सब दूसरा सवाल मेरा होगा, जेमिनास के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, क्या राय है आपकी जेमिनास? अच्छा, अगर हम मीम्स देखें तो सबसे मोस्ट हेटेड साइन लोग समझते हैं, लेकिन आई थिंक देयर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज बहुत सारे लोग जेमिनी से जेलस होते हैं, Yes. बिकॉज Oh my God. दे वांट टू हैव फन, दे आर अच्छा, फिर मेरा भी बता दें लिब्रा। ऐसा इफ यू आर प्लेइंग दिस गेम तो मुझे करना है। ओके, सो लिब्रास आर वेल लाइक्ड आई थिंक, और बहुत सोशल बटरफ्लाइज होते हैं। प्लस जेमिनी एंड लिब्रा बोथ आर एयर साइंस, दोनों की बनती बहुत है, बनती बहुत ज्यादा है, कम्युनिकेशन साइंस है, yeah. और पार्टी की जान होते हैं ये लोग, मतलब। और पार्टी इनको की जान। बस हम कहीं जाते हैं तो कोई और होता ही नहीं है हमारे पास। सॉरी, सेल्फ लव में भी बहुत मुब्तला होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी, जो आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, which is so amazing, which is so amazing, that it's a nice day. Yes, I mean to internationally celebrate happiness, जो कि लोग जो है हैप्पीनेस से जो है कतराते हैं। मुझे पता है, ऑनेस्टली ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, जो कि बचपन से हम लोग भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में अपने आप को फीड कराया ये है कि अगर आप हैप्पी होंगे तो यू शुड बी गिल्टी अबाउट इट। व्हाई इज दैट? तो बेसिकली अगर आप लाइफ में देखें तो जितने ज़्यादा लोगों को सपोर्ट होती है वो हैप्पी नहीं होते। मतलब पिचारगी में जो सपोर्ट है, जो कनेक्शन है, पिटी पार्टी, एग्जैक्टली। सो पिटी पार्टी में सपोर्ट बड़ी सारी मिल जाती है, प्लस लोगों को ये भी डर लगता है कि नज़र लग जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को होता है कि ज़्यादा मत हंसो, सोशल मीडिया पे हा वाली फोटोज मत लगाओ क्योंकि नज़र लग जाएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से लोग हैप्पीनेस की तरफ नहीं जा रहे होते। लेकिन अगर हम बात करें तो तमाम लोग हैप्पीनेस के पीछे भी भाग रहे होते हैं। हाँ, वही ना, इतनी आयरनी है ये। हाँ, पर बेचारगी लोगों को मुझे लगता है यहाँ पे बहुत पसंद है। जो बंदा जाके जो मेरा तो ये जिंदगी का ही अलमिया रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ कभी हुआ इस सेट पे या कुछ वैसे, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती
और जिस दूसरे इंसान ने गलत किया होता है उसने जाके अपना वर्जन पूरी दुनिया में सुना देना होता है, और इन दी एंड जो है क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं तो आप विलेन बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बेचारगी की तरह पे बेचारा दिखा के लोगों के सामने पेश How do you deal with people like this when they come? और वो I think dime a dozen आते होंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। मिजरी ब्रीड्स मिजरी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन अगर आप सोशल कंडीशनिंग भी देखें, हमारे ड्रामास में देखें, जो सबसे विक्टिम बहू होती है वो सबसे वेल एक्सेप्टेड और वो हीरोइन होती है। लेकिन अगर थोड़ी सी कोई हैप्पी गो लकी है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद हर बिकॉज मे बी शी इज रूड। और हमारे यहाँ हैप्पीनेस को रूडनेस के साथ लिंक कर देते हैं और कहते हैं कि केयरलेस है, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब डिफरेंट तरीका होता है लोगों को प्रोसेस करने का चीज़ों को, लेकिन हम जो है जाएंगे वो बेचारी है, बस इसको 100 वोट दे दो, और जो हंस रही है खुश है उसको तो ज़रूरत ही नहीं है ना मजीद खुशियों की, तो उसको रहने दो। सो दिस इज ये एक तो और ना पीपल लाइक आई फॉर इंस्टेंस आई एम गोइंग टू टेक माई सेल्फ इन इट। मुझे ना बहुत बुरा लगता है कि अगर कोई मेरे तरफ जो है वो बेचारगी की नज़र से देखे, या मुझे किसी ने कभी बेचारा बोला, आई डोंट थिंक किसी ने कभी बोला है, क्योंकि मैं बोलने नहीं देती किसी को, बोल के तो देखे। बट जब कोई मुझे आई फील बैड बिकॉज मुझे लगता है मैं इनकेपेबल हूँ, यू नो, एंड आई डोंट वांट टू बी इनकेपेबल। आई एम यू नो रिजिलियंट एंड सेल्फ रिलायंट ह्यूमन, एंड दैट्स अ प्लस। यस। बट लोग जो है, एक तो स्पेशली ख़वातीन को जो है वो वैसे ही शौक होता है डैमसेल इन डिस्ट्रेस बनने का, और आपको माशरा भी बनाता है। जैसे आप ड्रामों की बात करें, मेरा भी एक ड्रामा चल रहा है मंशा, उसमें मैं सिर्फ रो रही हूँ। मैंने जब वो कैरेक्टर किया था तो मैं ये सोचती नहीं, अल्लाह इतना लूजर कैरेक्टर, रोती रहती है सारा वक्त, पागल, अपना ख्याल रख नहीं सकती, लगती तो केपेबल है, पढ़ी लिखी होगी, लेकिन कुछ नहीं कर रही है। एंड आई किड यू नॉट, वो इतना पॉपुलर हुआ है, मुझे मैसेजेस उसके आ रहे होते हैं, नाम भी मैं भूल गई थी उसका, कि अल्लाह सलमा आप कितनी प्यारी हैं टाइप्स। ठीक है, सो व्हाई इज दैट? व्हाई आर फीमेल्स यू नो कंटिन्यूसली पुट इन अ कॉर्नर, और उनको ये उनका शेवा समझा जाता है, उनको बोला जाता है कितनी इनोसेंट है ये, यू नो, एंड इट्स सपोज्ड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल। व्हाई इज दैट? सो द थिंग इज दिस, यहाँ अगर हम डीप अनकॉन्शियस पैटर्न देखें तो पैटर्न ये है कि जितना बेचारा होगा उसकी अपनी लाइफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसके पास तो कंट्रोल ही नहीं है। सो बेसिकली मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दिया है, क्योंकि मैं तो बेचारी हूँ, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। सो इफ आई एम फेलिंग और इफ आई एम सक्सेसफुल इन समथिंग, ये किसी और का फॉल्ट है। सो सक्सेस एंड फेलियर, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ये दैट्स अ वेरी इजी वे ऑफ, मैं क्या गलत कर रही हूँ इतनी? आई थिंक मैंने गलत कुछ किया है। मम्मा साहब आपकी गलती है, मैं अपनी अम्मा को ब्लेम करती हूँ, उन्होंने मुझ में ये इंस्टॉल किया। अच्छा, जो आज का हमारा मौजू है, हम उस तरफ आ जाते हैं प्लीज। जो हमारा मौजू है वो है यूनिटी के हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पीपल हियर उनका फोकस होता है, एक तो जैसे हमने विचार की तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं ये कि अगर आपने किसी के साथ डिसएग्री किया है तो आपकी वो न्यूज़ बड़ी वायरल चली जाती है कि उसने इसको ये कह दिया, उसने इसका वो कर दिया। ठीक है, यू नो, यू कैन डिसएग्री विद समवन, लेकिन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है बनिस्बत उसके कि जब आप किसी की तारीफ करें या किसी को आप अच्छा कहें, तो वी आर अ नेशन दैट लव्स टू सी डिसएग्रीमेंट्स। व्हाई इज दैट? क्योंकि हम अट्रैक्ट होते हैं टॉक्सिसिटी से। लाइक जितनी टॉक्सिक चीज़ होगी हम चाहेंगे कि वो चीज़ ही जो है वो ज़्यादा। बिल्कुल इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की जो हमने या ऑफ कोर्स, अगर आप देखें कि कोई बहुत अच्छा, अगर आप देखें सक्सेस की स्टोरीज जो होंगी वो कभी वायरल नहीं हो रही होती। हाँ, जितनी रोने वाली, पिटाई वाली, विक्टिम वाली, या जितने भी वॉयलेंस हो रहे होते हैं, वो स्टोरीज जो हो रही होती हैं वो वायरल भी हो रही होती है और उनको फेम भी मिल रहा होता है, प्लस व्यूज भी आ रहे होते हैं। बिकॉज एज ए नेशन आई थिंक वी आर कंडीशनड दैट वे नाउ, क्योंकि ये हमें एड्रेनालिन रश दे रहा है कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम रीपोस्ट करते हैं उसको और हम उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं जाके, हमने अपना मकसद पूरा हो गया। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्स एक्शन। So all of these things require action, and we think we are doing action by just sharing and watching and discussing, of course. तो वो अच्छा, आपने जब मुझे साइकोथेरेपी का बताया तो आपने ये कहा कि अडल्ट्स में भी एंड यंग अडल्ट्स, टीनेजर्स, उनकी भी आप साइकोथेरेपी करती हैं। तो मुझे बताया मेनली प्रॉब्लम्स यंग अडल्ट्स की आजकल क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस फॉर देयर disarray? So I'll link it to happiness, जो हमारा टॉपिक है। तो हैप्पीनेस में लोगों को लगता है जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, लोग समझते हैं उसके पीछे भागेंगे और एक दिन वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे और उनको हैप्पीनेस मिल जाएगी। हैप्पीनेस इज नॉट अ फीलिंग, फ्लीटिंग फीलिंग नहीं है कि वो जॉय होता है कि ठीक है आपने एक झूले में बैठे, राइड लिया, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन हैप्पीनेस इज अ स्टेट वेयर यू आर कंटेंट डीपली। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम हर हैप्पीनेस को पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा सा सनसेट हो रहा है, नहीं यार परसों वाला बहुत अच्छा था, हाँ। तुम्हें क्या पता जो मैंने किया वो ज़्यादा अच्छा। सो वी गेट इनटू द कंपैरिजन मोड एंड वी फेल। हाँ, इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगी दैट जो लोग हैं ना वो अपने पास्ट को बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आई थिंक जाले भी वैसी नहीं है, हमें लगता है लिव इन द मोमेंट। हाँ, एक तो लिव इन द मोमेंट, उसके अलावा मुझे लगता है मेरी जिंदगी जो अभी है ना वो सबसे बेहतरीन है, अगर बिल्कुल मैं पूरी अपनी जिंदगी को देखूं। लेकिन बाज़ औक़ात लोग हमेशा अपने पास्ट को रोमांटिसाइज कर रहे होते हैं बनिस्बत अपनी जो आज की जिंदगी है उसके लिए ग्रेटफुल हों। Why is that? Why do we do that? Is that an age factor? It is an age factor, plus this is also about taking responsibility of your right now, because आपका right now की responsibility, आप बात करेंगे लोग कहेंगे मैं तो बहुत खूबसूरत थी, वेट मेरा कम था और मैं पहले बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन when you look at them right now, what are they doing to continue that state? वो नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। अब क्या है कि उनका अंदर का गिल्ट है, क्योंकि अब वो उस हिसाब से अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं और अब जो है वो गिल्ट थ्रो करते। पहले सब बहुत अच्छा होता था, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, पहले लोग मिलजुल के रहते थे, इस तरह की जो बातें होती हैं वो हम कंपैरिजन में जो करंट हैप्पीनेस है अब, क्योंकि हमें वो सारे स्टेप्स नहीं उठाने उस चीज को बेहतर करने के लिए, बिल्कुल वो भी, और rather than उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करें कि ये चीज पहले ऐसी थी अब क्यों नहीं है, अब उसको वैसा ही करना है, वो बस उस रोमांटिक उसमें चले जाते हैं, नॉस्टैल्जिया में। दूसरी चीज जो मुझे फील होती है ना, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट जो है वो हमेशा एवरी फर्स्ट एक्सपीरियंस is always more joyful than the second experience. ठीक है, that can never be repeated. ठीक है, लेकिन उसको idolize नहीं करना चाहिए. Like for instance, मुझे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पसंद नहीं थी, और उसके बाद साथ साथ मेरी पसंद भी चेंज हुई, मेरे टेस्ट भी चेंज हुए, मुझे जगहें जो पसंद नहीं थी वो अब मैं कंप्लेसेंट हो गई हूँ। पहले मुझे नॉइजी जगहें बहुत अच्छी लगती थी, कॉन्सर्ट्स में जाना आई डोंट लाइक दैट एनीमोर। तो इट्स ऑल्सो द टाइम एंड द एज एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, बट डजंट मीन कि मैं वो चीज़ जो साइलेंस है, वो सॉलिट्यूड जो है, वो उसको इतना एंजॉय नहीं कर रही जितना मैं कॉन्सर्ट को एंजॉय करी। वो दोनों सेपरेट चीज़ें, बट आई एम एंजॉइंग दैट। वो कॉन्शियस डिसीजन लेना ऑफ इंजॉइंग समथिंग, लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, मैं ये इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुक से कहना चाहूँगी, वो जो आपने गोल की बात की ना कि हैप्पीनेस इज़ नॉट अ गोल, इट्स नेवर अ गोल। मैं जब कोई प्रोजेक्ट कर रही होती हूँ तो हम अपने प्रोफेशन को ले लेते हैं, तो जैसे कोई फिल्म कर रहे हैं तो या तो वो हिट होगा या वो फ्लॉप होगा, ठीक है, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बिकॉज आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ इट। वो लम्हे आपके पास नहीं आएंगे, वो हिट होगा, 2 सेकंड की बात होगी, खत्म हो जाएगी कहानी, ऑन टू द नेक्स्ट। फ्लॉप होगा, 2 सेकंड की बात होगी, रोना धोना, ऑन टू द नेक्स्ट। सो हाउ टू मेंटेन, सिर्फ छोटा सा आप बता दीजिए द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। इट्स बेसिकली आपकी मीनिंगफुलनेस कितनी आ रही है, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो कितनी मीनिंगफुल एक्टिविटी है और आप उसमें कितना इन्वॉल्व होकर अपना इनपुट दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ एंड गोल को दिमाग में रखें और अभी सोचें कि क्या पता ये गिर जाए, परफेक्शनिज्म इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, जिसमें लोग काम ही नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है उनसे होगा नहीं। परफेक्शनिज्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि जहाँ पे लोग हैप्पीनेस टोटली अवॉइड कर देते हैं, फेलिंग बिफोर ट्राइंग, बिल्कुल फेलिंग बिफोर ट्राइंग। सो दिस इज समथिंग जिसमें ये है, प्लस बहुत सारे लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता, लाइक यू सेड कि यू हैव ग्रोन इनटू दिस पर्सन, तो इसको मॉनिटर करना जरूरी होता है कि ये नहीं कि मैं तो हमेशा से ऐसी था। थैंक यू सो मच सुमेरा, मुझे बहुत कुछ पूछना था पाइसिस के बारे में भी, लेकिन क्या करें, वक्त बहुत कम है, वक्त हमारे पास बहुत कम है। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जहाने रमज़ान, ओनली ऑन 365 न्यूज़। खुशामदीद नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू जहाने रमज़ान, ओनली ऑन 365 न्यूज़। इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है मुफ्ती साद खान, डायरेक्टर आई क्वेस्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूट। वेलकम टू आवर शो। कैसा लग रहा है आपको हमारा सेटअप? माशाल्लाह बड़ा चेंज लग रहा है, मैं पहले दिन आया था और आज आया हूँ। सेट भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपका कॉन्फिडेंस भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया है। जी जी बिल्कुल, कर करके हम भी बेहतर हो गए। भैया आप तो बहुत वायरल हुए हैं आजकल। नहीं बस ये माशाल्लाह, और बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है आपकी उमर के साथ। ही इज आल्सो स्पीकिंग वेरी वेल, वो तो वैसे भी मैंने उमर को हमेशा, ही स्पीक्स वेरी वेल, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप लोगों की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब, आज जो हमारा मौजू है वो यूनिटी को लेकर है, और मुझे यही लगता है कि हम जो है ना मुस्लिम उम्मा कुछ ज़्यादा ही बटी भी है, फ़िरक़ों में बड़ी बटी भी है, तो हम क्या अपनी सोच में तब्दीली लाएं ताकि हम यूनाइटेड रहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, इस्लाम का बेसिक मकसद था, इस्लाम वाज टू यूनाइट द पीपल, नॉट टू डिवाइड द पीपल। इस्लाम का मकसद ही कम्युनिटी का बॉन्ड था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मदीना मिला तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत कायम की। उसका मकसद क्या था कि
तमाम इंसान की, सब मुसलमानों की नहीं, वहाँ यहूदी भी रह रहे थे, आइडल वर्शिपर्स भी कुछ थे, कि तमाम इंसानों की जान माल इज्जत की आबरू की हिफाजत हो। इट वॉज अबाउट द रियासत, द कम्युनिटी। और इस्लाम का बेहतरीन मकसद भी यही है कि एक खूबसूरत माशरे की को तश्कील देना। अगर आप कुरान को देखें तो कुरान इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, जो इंसान को बताती है रहना कैसे, सलीका। हम सिर्फ इस्लाम की जब बात करते हैं ना, हम इस्लाम को एज अ मज़हब लेते हैं। इस्लाम कुरान के अंदर आप देखेंगे इस्लाम को कहीं भी मज़हब नहीं कहा, इस्लाम को दीन का है। अब दीन और मज़हब में डेफिनेशन आज तक किसी को नहीं पता। देखिए मज़हब क्या होता है, मज़हब के अंदर 3 चीज़ें, हर मज़हब के अंदर एक कोड ऑफ वर्शिप है कि आपने वर्शिप कैसे करना है, नमाज, वो जुडाइज़्म में भी है, क्रिश्चियनिटी भी है। दूसरा ये कि आपके तौर तरीके कैसे होने चाहिए, कल्चर, वो भी हर मज़हब सिखाता है, तो वो भी हर मज़ाहिब के अंदर है। तीसरा ये होना चाहिए कि हर मज़हब के अंदर आपका डॉगमा होता है, अकीदा। ये 3 मज़हब, लेकिन इस्लाम मज़हब नहीं है, दीन है। दीन क्या होता है, दीन के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम भी है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम भी है। वो आपको बताता है कि बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बात कैसे करनी है, चलना फिरना कैसे है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखें तो अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, द बेस्ट रोल मॉडल फॉर यू इज़ द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट। क्यों? अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ ना, तो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन के साथ उनको अपने कांधों पर बैठकर सवारी करते हुए भी नजर आते हैं। अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ तो हज़रत आयशा के साथ घर का काम करते हुए भी नजर आते हैं। अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ तो असहाब को पढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ तो वो अपने असहाब के साथ मशवरे करते हुए भी नजर आते हैं। और फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ तो ग़ज़वा बदर हो, ग़ज़वा खंदक हो, ग़ज़वा उहद हो, उसके अंदर जंगी सामान से लेस होकर लड़ते हुए भी नजर आते हैं। और वही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर अल्लाह की इबादत करते हुए भी नजर आते हैं। अ कंप्लीट लाइफ है। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पूरी जिंदगी देखें तो बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं, सब। ही वॉज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, एक ऐसी शख्सियत जिनको तमाम लोग जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान उनके मदीना आने पर खुश नहीं हुए, उस वक्त यहूदी भी खुश हुए कि इनके आने से मदीना के अंदर यूनिटी पैदा हो जाएगी। वरना पहले तो मदीना का नाम यसरब था। यसरब का क्या मतलब, जहां सारी बुराइयां हों, जहां मुसीबतें हों, उसका फिर नाम रखा गया मदीनतुन नबवी, वो शहर मदीना। रसूल अल्लाह, क्यों? अब इस शहर के अंदर बहारें आ गई, अब ये शहर खिलखिला उठा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अब आपका एक सवाल कि माजरत के साथ आज हमारे यही मुसलमान उम्मत फिरकों में बढ़ गई है। हमारे यही मुसलमान, जब हमारा नौजवान दीन की तरफ आता है तो वो कहते हैं कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता लेकर। अगर किसी को कन्वर्ट भी करना हो तो या रिवर्ट करना हो इस्लाम की तरफ, तो उनके लिए भी एक वेरी मेन चैलेंज कि मैं किसको फॉलो करूं। तो मैं हमेशा एक चीज बताता हूं और वो सिंपल है कि बैक टू कुरान, बैक टू सुन्ना। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है, आप सबसे पहले कुरान मजीद को थाम लीजिए, कुरान को खुद समझें। देखिए, याद रखिए, मैं ये बहुत टीवी चैनल पर एज अ मुफ्ती होकर ये बात कर रहा हूँ। ये हमारी ज्यादती है कि हमने उलमा के लिए या मौलवी एक नौकरी पैदा कर ली। देखिए, हर बंदे को नमाज पढ़ाना आनी चाहिए, हर लड़का अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके, हर बंदा इस केपेबल होना चाहिए कि उसकी दीन की समझ। हम दुनियावी तौर पर कितनी जबानें सीख लेते हैं। मैं एक मिसाल अमूमन देता हूँ कि एक वालिदैन हो, उनका बच्चा सऊदी अरब चला जाए और सऊदी अरब से उनको चिट्ठी लिखता रहे। 10-12 साल बाद चिट्ठी आई, बहुत टाइम से नहीं आई थी, तो वो चिट्ठी अरबी में आ गई। तो बाप क्या करेगा, चूम के रख देगा? नहीं, वो उलमा के पास जाए, बताएं इसका तर्जुमा क्या है, मेरा बेटा मुझसे क्या कहना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल पहले से एक चिट्ठी भेजी हुई है जो कुरान मजीद है हमारे पास। हमने कभी तौफीक नहीं की कि इसमें मेरे रब ने लिखा क्या। हम क्या करते हैं, मतलब क्या आप कह रहे हैं, बिल्कुल मौजूद है। मेरी बहन, हम करते क्या है पता है, कुरान मजीद के साथ रमजान आया, पढ़ा, या कोई फौत हो गया तो हमने बख्शवाने के लिए कुरान खोल दिया, और वो भी अरबी में, उसके माने नहीं जाने हमने। कुरान इज नॉट अ डेड बुक फॉर अ डेड पीपल, इट इज अ लिविंग बुक फॉर अ लिविंग पीपल। कुरान का मकसद था कि आप परेशान हो, कुरान को समझें, अल्लाह आपको रास्ता दिखाएगा। हमने अपनी परेशानियों का हल कुरान से नहीं देखा, हमने सब सवाब की नीयत से पढ़ा इसको। तो जब आप अपनी परेशानियों का हल निकालेंगे ना, फिर कुरान बताएगा कि किसी के साथ बुरा नहीं करो, किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाओ। आप तो इंसानों की बात करते हैं ना यूनिटी में, ये तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जानवरों के आदाब भी बताते हैं कि जानवर के साथ क्या करना है, कि फलां जानवर के साथ क्या करना है। एक औरत को इसलिए बख्श दिया कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। हमारा दीन तो ये कहता है। और फिर इसी दीन के नाम पर किसी इंसान को तकलीफ पहुंचा देना, किसी इंसान को सिर्फ ये कह देना कि इसको दूर कर दो, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अमन से रहें, एक साथ रहें। अगर आप देखें ना तो हमारे उस्ताद फरमाते थे कि दीन का 30% आपको हिस्सा इबादत का, 70% इखलाक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग की, अगर आप 40 साल पूरी मेहनत देखें, 40 साल के बाद बताया कि नमाज है, ये है।
40 साल पहले पूरे क्या थे? सादिक और अमीन जी। ये सबसे बड़ी जगह है। आज हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को देखें, ना सदाकत है ना हमारी कौम में अमानत है। सबसे पहले मुसलमान सच्चा होना चाहिए, मुसलमान ईमानदार होना चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो आपके अंदर यूनिटी आएगी। हम तो मुआशरा क्या, हमारे तो घर के अंदर यूनिटी नहीं है, हम तो घरों के अंदर नाचाकियां हैं, घरों के अंदर परेशानी है। तो इसको खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने के लिए लास्ट बात मैं कहूंगा, इसको खत्म करने के लिए ये है कि हम हमेशा ना, जब बड़े दिन आते हैं ना, बड़े दिन भी हम दूसरों की माफिया मांगने लग जाते हैं। हम समझते हैं कि यार हमने किसी का दिल दुखाया है ना, अब आप 27 की अभी आएगी, रातें आएंगी, वो भी डिजिटलाइज हो गया, जाने अनजाने में मैंने आपको वो, तो हम ना दूसरों, सबसे पहले आप दूसरों को खुद माफ करना सीखें। हम किसी को खुद नहीं माफ करते। ये चाहते हैं एक हदीस और टेंशन फ्री हदीस तमाम लोगों के लिए, आज इस पर अमल कर दें, यकीन करें बख्शिश का सामान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर बैठे, साहबा को फरमाते हैं, साहबा एक शख्स दाखिल होगा पक्का जन्नती। तमाम साहबा देखने लग गए कौन दाखिल, इतने आम सहाबी हैं, इतने आम के हदीस में नाम ही नहीं है। दाखिल होते हैं, दाढ़ी पे वजू के आसार, बगल में चप्पलें, इतने सादा दाखिल हुए, नमाज पढ़ी। हजरत गालिबन हजरत अल्लाह हजरत जुबैर को दिल में ख्याल आए, जाकर देखूं तो क्या माल है, ऐसे कौन से एक्ट्स हैं कि भाई जिसकी वजह से जन्नत मिल गई। घर जाते हैं, कहते हैं कि मैं आपके साथ 3 दिन रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा रह ले। 3 दिन रुके, देखा रात को ना ताजुद पढ़ते हैं ना रात को उठ के कुरान पढ़ते हैं। मदीना का वो दौर का हर बंदा ताजुद पढ़ता था, कहीं तो ताजुद भी नहीं पढ़ते, कुरान भी नहीं पढ़ते, इनको जन्नत कैसे वाजिब हो गई। लेकिन रसूल ने फरमाया बात तो सच्ची है। 3 दिन बाद उनसे मुलाकात की और कहा कि हजरत मैं इस मकसद से आया था, कोई वजीफा है, हम तो यही सोचते हैं ना कोई वजीफा है, कोई विरद है, वो बता दें। उनका कुछ भी नहीं है आपके सामने, या कोई बड़े नवाफिल हैं। जब जाने लगे तो बुला लिए, बोला इधर आओ, तो पूछना चाह रहे हो ना रसूल ने क्यों फरमाया। बोला ये है कि ना बड़े वज़ाइफ हैं, ना नमाजें ज़्यादा पढ़ता हूँ, ना तहज्जुद है, बस ये कि रात को सोने से पहले अल्लाह को कहता हूँ या अल्लाह कि जिसने मेरा दिल दुखाया मैं उसको माफ़ करता हूँ, तो मुझे माफ़ करना। तो इस दिल के अंदर जब तक बुग़्ज़, कीना, हसद रहेगा ना, आप याद रखें इस दिल के अंदर अल्लाह नहीं होगा। हमारे उस्ताद फरमाते थे या तो दिल में कीना होगा या मोहम्मद का मदीना होगा, एक चीज़ होगी, या तो अल्लाह होगी या तो कोई और। तो अपने नफरतें मिटाएं, जब नफरतें मिटेंगी खुद ब खुद यूनिटी भी आ जाएगी, मोहब्बतें भी आ जाएंगी, सब चीज़ें। खूबसूरत बात कही है आपने, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात जो हम डिस्कस ही कर रहे थे कि अब आजकल लोग छोटी छोटी बात का इतना बुरा मान जाते हैं कि उसको एक हवाई बना लेते हैं और जो है वो बिल्कुल ही दूरी इख्तियार कर लेते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। बिल्कुल, दिस इज द मेन रीजन फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी आल्सो, कि मुझे कह दिया, मेरे आने पे उसने से, हम अपने आप को ना सीरियसली बिल्कुल इतना सीरियस, बहुत सीरियस। मैं आपको एक नसीहत करूँ, मैं हमेशा ये नसीहत अपने तमाम जो के, मुझे उस्ताद ने कहा था कि 2 चीजें हैं अपनी जिंदगी में, अगर ये 2 चीजें आप करने लग गए ना, आपकी जिंदगी से हर टेंशन फ्री हो जाएगी। बोले बेटा जिंदगी में कभी खुदा नहीं बनना और कभी मुस्तफा नहीं बनना। अब आप सोचेंगे खुदा कौन बनता है, हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुदा बनने की कोशिश करते, क्यों मैं ये चाहता था, साथ ये चाहता था, नहीं हुआ, टेंशन, मैंने ये कहा था, ये क्यों नहीं हुआ। ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है। कौन अल्लाह जो चाहते हैं वो, तो मेरी काम है कोशिश करना, उसका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। हम पूरी जिंदगी में लड़ाई, मैंने इतनी मेहनत की, मैं ये करना चाहता था, मैंने इतना सोचा, पहला मसला ये हटा। दूसरा, जो रसूल को ना माने वो भी काफिर, जो रसूल की ना माने वो भी काफिर। आप अपने आप को रसूल ना समझे कि मेरी बात टोक दी, मेरी बात, आप यहाँ तक हैं कि इवन हमारे मुआशरे के अंदर, सॉरी टू से, पीपल काउंट द पीपल इन द जनाजा, कि ये हमारे जनाजे में नहीं आया तो इसको जनाजे में नहीं बुलाना, फलां शादी पे दावत नहीं आई थी शादी में नहीं दे। यहाँ तक हम इस चीज़ को देखते हैं कि भाई उस दावत पर इसने मुझे ऐसे मुंह चढ़ा कर देखा। आप अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं कि आपकी बात काट दी, आपने उसको हर चीज़ से बाहर कर दिया, नहीं ये तो काबिल कबूल। अगर कोई हमारी बात को रद्द करता है, अगर कोई हमें पसंद भी नहीं करता, सो व्हाट, वो इंसान तो है ना, उसकी अपनी हुर्मत तो है। तो ये चीजें देखनी चाहिए। जब अपने आप को बहुत प्रायोरिटीज में रखते हैं ना, तो ये मसाइल हमेशा होता है। हमें अपने आप को ना थोड़ा सा आजीजी में रखें, आपके मसले वैसे ही हल हो जाए। मैं अक्सर जो हमारे माशरे का अलमिया और प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो ये है कि हम सिर्फ जजमेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसा। और जजमेंट पास करना बहुत आसान होता है। अच्छा, मैं उन लोग, ऐसे लोगों को जजमेंट पास करते हुए देखती हूँ जिसमें वही सारी खामियां खुद मौजूद हैं जो बज़ाहिर दिख रही हैं। वो हमारे साथ एक उंगली बढ़ाओ 3 उंगली अपनी तरफ है। जी जी। और सोशल मीडिया जब से आ गया ना, वो कहते हैं जो पहले दीवारों पर लिखते थे ना, आज वो फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। तो ये इसका बड़ा एहतियात होना चाहिए। और इसमें मैं एक और चीज कहूंगा, सोशल मीडिया की बात चलिए, बड़ी लाजमी बात है और हमारी तरफ से बात होनी चाहिए कि जो हम अपने आप को हमारा हर शख्स मुस्लिम उम्मत बना हुआ है, किसी की इस्लाह जरूर करें। ईच वन आपको अल्लाह ने जिम्मेदार नहीं ठहराया कि उसने फलां बंदे ने ये कपड़े गलत पहने तो मैं नीचे बताऊं कि आपके ड्रेसिंग सही नहीं है। ये इतनी आपने अच्छी बात कही है। अब मैं आपको बताऊं, मुझे ना लोग, मैं पिक्चर पोस्ट करूं, आप हंसने वाली बात है, पिक्चर पोस्ट करूं, वेट ज्यादा हो रहा है, भाई मैं अपने आप को शीशे में हर रोज देख रहा हूं, मुझे पता है वेट ज्यादा हो रहा है,
मैं अपने आप को ज्यादा अच्छा जज कर सकता हूँ। आपको भी ऐसी बातें कह रहे हैं। हमें तो और भी ज्यादा कहते हैं आप, तो ये हर बंदे के लिए। और याद रखिए, वी पीपल आर जजमेंटल। हम वो लोग हैं जिनको खुद नहीं मिलता तो दूसरों को जरूर जज करते हैं, ये हमारा मसला है। लेकिन मैं इस पर ये बात कहूंगा कि दिस इज बेसिकली कैरेक्टर एसेसिनेशन। आप किसी के बारे में ये बात कहते हैं कि आपको अल्लाह ने ये नहीं बनाया। देखिए, दो तरह के सवाल हैं। तो बड़ी एक माजरत से एक बात कहूंगा, हमारे यहाँ ना वही मैंने बात, खुदा बनते हैं, खुदा के सवाल हैं ये कि नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी, रोजा रखा है। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा नमाज पढ़ी है, रोजा रखा है, हज पे कितने गए। ये अल्लाह के सवाल है। आर यू मुस्लिम, जो ज्यादातर लिखा जाता है। इंसान के पता है क्वेश्चन क्या है? इंसान का क्वेश्चन ये है कि मेरी बहन खाना खाए, परेशान तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। दीज आर माई क्वेश्चंस। वी हैव चेंज अवर क्वेश्चन। हम खुदा बन के बैठे हुए हैं सारे कि भाई ये बताओ नमाज़ी की, अल्लाह के पूछने के क्वेश्चन है। मैं आपको इस बुनियाद पर जज कर ही नहीं सकता। मैं एज ए इंसान आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके काम आ सकता हूँ, वो कोई नहीं आएगा, लेकिन जज करने के लिए हम जरूर पहुंच जाएंगे। और एक और सोशल मीडिया, ये जो किसी की प्राइवेसी हम ब्रीच करते हैं, देखिए ये बहुत लाजमी है। जैसे एक तो विदाउट कंसेंट किसी की वीडियो ना बनाएं, विदाउट कंसेंट किसी की तस्वीर ना लें, एंड लास्टली अगर आप तक कोई ऐसी बात पहुंचती है, किसी की लीक वीडियो क्यों ना हो, आप पर फर्ज नहीं है उसको आगे पहुंचाना। ये इस्लामी शरिया के खिलाफ है। आप किसी के सतर को सामने रखते हो, और अल्लाह ने फरमाया जो किसी का पर्दा नहीं रखता, अल्लाह क़यामत के दिन उसका पर्दा भी नहीं रखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जतें महफूज रहें, आप कब तक बात पहुंच भी आए तो उसको छोड़ दो, जाने दें। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह लोगों की इज्जतों को तार तार किया जाता है। ये शरीयत में हराम है। किसी की वीडियो लीक्स वायरल करना, किसी की वीडियोस को आगे पहुंचाना, उसकी पर्सनल लाइफ है, जो भी वो करता है उसका अल्लाह का मामला है, हमें बीच में कहने की कोई जरूरत लेकिन ये वाली जो वीडियो होगी ना, जो बनेगी इंशाल्लाह, आज इसको वायरल होना चाहिए। ये बात आगे पहुंचनी चाहिए। पिछले रमज़ान में मैंने इसी के ऊपर एक वीडियो बना के डाली थी, और बिकॉज मेरा सिन्फ नाजुक से ताल्लुक है और क्योंकि मैं अदाकारा हूँ, तो ये बात हम पे बहुत उछाली जाती है। मुझसे एक दफ़ा मुफ्ती साहब ये सवाल भी मुझसे पूछा था, क्योंकि मेरा नाम जाले है तो लोगों को समझ नहीं आता कि मुस्लिम है, पारसी है, क्या है। तो एक शख्स से मुझसे पूछा, अच्छा आप क्रिश्चियन नहीं हैं? तो मैंने सिर्फ पलट के उनसे ये कहा कि अगर मैं होती भी तो क्या, मैंने कभी आपसे बदतमीज़ी से बात की, कभी आपकी तौहीन की, कभी आपकी इस्लाह करने की कोशिश की। जब ये मेरी तरफ से आपकी तरफ नहीं हुआ तो मेरे इखलाक से आपको मतलब होना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, चार दीवारी में नमाज़ पढ़ती हूँ या मंदिर जाती हूँ, वो उससे आपका कोई लेना देना नहीं। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब कि आप हमारे शो में आए एक दफ़ा फिर, और इतनी खूबसूरत बातें की हैं कि इसके अलावा हमें दिल ही नहीं कर रहा था कोई और बात करने का, सवाल पूछने का। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमारा शो जारी और सारी रहेगा। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान, कहीं मत जाएगा। 365 न्यूज़ पे हम यहीं आपसे मुलाकात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। आज का जो हमारा मौजू है वो यूनिटी है, और हमने बड़ी गुफ्तगू की मुस्लिम उम्मा की यूनिटी के ऊपर और हमारे जो मुल्क है उसकी यूनिटी के ऊपर, घरेलू मामलात में यूनिटी, घरेलू मामलात में भी यूनिटी के ऊपर। लेकिन अब हम ज़रा कॉर्पोरेट की तरफ आ जाएंगे। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं आज स्टूडियो में, नाजिश खान NHK कंसल्टेंसी की फाउंडर एंड CEO हैं, जो कि एक HR कंसल्टेंसी फर्म है। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा जी, नाजिश आपसे बात हो रही थी अभी ब्रेक में, तो आपने बताया कि 18 ईयर्स से आप इसी प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। बिल्कुल। और कहाँ कहाँ आपने जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में आपने अपनी कारकर्दगी दिखाई है? मेरा जो करियर है वो स्टार्ट हुआ था बैक इन 2005 और डिफरेंट कंपनीज के साथ मैंने काम किया। दाऊद ग्रुप से स्टार्ट करा, दैट वाज माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जब मैं सिविक स्टूडेंट हुआ करती थी। अच्छा। CBM के अंदर, और दैट वाज अ रैंडम कॉल। फिर उसके बाद एक IT कंपनी में गई, फिर उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली आई वेंट टू PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, अबू धाबी पाकिस्तान, एंड देन आपने पूरे जो है वो हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं। लास्ट वाज आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, देयर वाज आई स्पेंट 8 गोल्डन इयर्स ओवर देयर। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी NHK कंसल्टेंसी के नाम से, बिकॉज इट वाज टाइम टू पे बैक। एंटरप्रेन्योर बनने का हमेशा से शौक था कि नहीं कुछ सोसाइटी को पे बैक करें। देन नाउ आई एम रनिंग माय ओन कंपनी जिसके अंदर HR कंसल्टेंसी है, ट्रेनिंग्स हैं। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड मास्टर प्रैक्टिशनर ऑफ NLP एंड हिप्नोसिस, सो आई एम ऑल्सो हिप्नोथेरेपिस्ट। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं HR के साथ, बिकॉज HR अलोन इज ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपके साथ बेसिकली आप लोगों से डील कर रहे होते हैं,
तो आपको बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आई थिंक जितनी भी मैंने सर्टिफिकेशंस ली उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अच्छा, तो अगर कोई ऐसे आपकी बात ना माने तो आप उसको हिप्नोटाइज करके जो आपको चाहती है उनसे करवा लेती है। ये होता है क्या, वो आप एक घड़ी के साथ करती हैं? नहीं, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जो है रेटेड है, ये सिर्फ मूवीज में ऐसा होता है। ओए होए, हमें तो वहीं से पता चला। बिल्कुल, इसके मिथ्स होते हैं। इट हैज नथिंग टू डू के पेंडुलम से आप कुछ भी करा लेंगे और सुला देंगे, ये बिल्कुल एक मिथ है। इसकी साइंस बिल्कुल अलग होती है। वो एक थे डॉक्टर मेस्मर, आई थिंक मेस्मरिज्म में आती है वो कहानी, साइकोलॉजी में मैंने पढ़ी थी। अच्छा, माइंडसेट कोच, दिस इज व्हाट यू आर, हाउ हैज इट हेल्प्ड इन योर प्रोफेशन? It has helped me a lot because you get a chance to work with the different mindset, with the different people. आपको पता होता है कि सामने वाले की क्या वैल्यूज़ हैं, किस तरह से वो आपसे बात कर रहा है, आपने उसके साथ किस लेवल पे जाके बात करनी है, what emotions, what feelings आर दे गोइंग थ्रू, क्या उनके प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस हैं, और फिर आप उनको अपने शूज़ में उनके शूज़ में रह के फिर आप उनसे बातचीत करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों का पता चलता है कि नेगेटिव थिंकिंग कैसी है, नेगेटिव चैलेंजेस कैसे हैं, उनके बिलीफ सिस्टम कैसे हैं। बिकॉज एक चीज़ मेरे लिए सही है मगर हो सकता ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। तो आप कभी भी लोगों को जज नहीं करते। एक हमारे अंदर आदत होती है ना कि हम किसी से कोई बातचीत सुनते हैं और हम सोचते हैं कि बस ये तो इस तरह का होगा, ये इस तरह से होगा, और हम अपना माइंड बना लेते हैं। इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करा। फिर सेल्फ कंट्रोल, इसने मुझे बहुत हेल्प करा। बिकॉज HR के अंदर भी और माइंडसेट कोचिंग के अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ कंट्रोल। आप दूसरे को उसी वक्त सिखाएंगे जब आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें। तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जो आप ठीक कर सकते हैं, वो आप अपना खुद है, अपना आप है, बस। एंड योर रिएक्शन टू थिंग्स। अच्छा, मेरा जो आपसे सवाल होगा, क्योंकि हमारा एक सर्टेन टॉपिक है और वो यूनिटी को लेकर है, यकजहती को लेकर है। सो यकजहती जो है वो अगर नेशनल लेवल पे देखी जाए तो वो तो मतलब बहुत ही डिफरेंट किस्म के उसके पैरामीटर्स हैं और डिफरेंट चीज़ें। लेकिन अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं यू नो इनटू लिटिल सेक्शंस, लाइक घर पे यकजहती होना, उसके अलग नीड्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिकॉज हर एक वहाँ पे बड़े डिमार्केटेड यू नो सेक्शंस हैं, लाइक एक CEO है तो एक उसका सबऑर्डिनेट है तो एक PN, सबके अपने काम है, स्ट्रक्चर है बेसिकली। सो एवरीवनस वर्किंग इन अ मशीन। सो वहाँ पे यूनिटी लेकर आना, हाउ डज द HR हेल्प इन दैट अरीना? अच्छा, देखिए HR अगर आप कहेंगे HR कोई मॉनिटर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, बट आपके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। हाँ। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बना देते हैं, एंड एवरीबडी हैज़ टू अडेयर टू इट। सबको ये बता दिया जाता है कि आपने इन रूल्स के साथ, इन पॉलिसी के साथ चलना है, ठीक है। कोई भी चीज़ इससे हटकर होती है तो आप HR की तरफ आते हैं और उनसे हेल्प सीख करते हैं। यूनिटी की जहाँ पे आपने बात करी कि यूनिटी हम उसी चीज़ को कहते हैं ना कि जहाँ पे आप एक जैसा सोच रहे हो, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। तो यहाँ पे HR का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कल्चर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट शुड बी कोलैबोरेटिव, टीम वर्क, यूनिटी वाला, सपोर्टिव वाला। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही थी कि जो कंपनीज के जो टॉप लीडर्स थे, CEOs, डायरेक्टर्स, वो सब अपने रोल मॉडल्स थे। अच्छा, तो सारा रोल प्लेइंग ही करते हैं, रोल मॉडल से हम रोल प्ले पे आ जाते हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं और जाले काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं आपके पास आती हूँ और कहती हूँ कि जाले ने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, अब हमारे पास 10 दिन है होस्टिंग के, लेकिन अब मुझे जाले की शक्ल नहीं देखनी, मैंने इसके साथ काम नहीं करना। तो आप इस चीज़ को किस तरह, मैं आपके सामने रोना भी शुरू हो जाऊँ, बोल दूँ कि बस उसने मुझे ये कहा, मैं बड़ी नाराज़ हूँ और मैं अब इससे बात नहीं करना चाह रही, इस चीज़ को आप कैसे डील करती हैं? जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, हाँ, इमोशनल आउटबर्स्ट जिसकी वजह से काम इफेक्ट हो रहा है, हाउ डू यू डील विद इट? ठीक है, इसका सिंपल से तरीका है, आप दोनों को बिठा के बातचीत करें, पहले इनका साइड सुने फिर आपका साइड। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखनी और बात भी नहीं करनी, फिर आपकी काउंसलिंग हो सकती है, फिर आपकी कोचिंग हो सकती है। सॉरी, यू रॉन्ग, सॉरी मंशा, ये रोल प्ले है, रोल प्ले है ये एक्चुअली नहीं है। हाँ जी, बताइए। पर ये मसले मसाइल ऐसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं। तो आप इसमें दोनों पार्टीज को अलग अलग सुनते हैं। अच्छा, और दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज आपने एट द एंड ऑफ द डे काम तो करना है, ये नहीं हो सकता कि काम नहीं करना, अनलेस कोई ऐसी चीज हो गई जिसमें वाकई में आपके एथिक्स, आपकी सोशल वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो, जो कि बहुत रेयर होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको लेके ये कलर पहन लिया मैंने, वो कलर पहन लिया, हम एक जैसा कलर नहीं पहन, ये कह दिया उसने, वो कह दिया। हम भी इसी चीज को फेस करते हैं, जो है हमारे पास भी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हाउ हम कैसे डील करें, क्योंकि आपने लिखा ट्रेनर,
मैं इस चीज़ में ना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज हम सबको जो है ना ट्रेनिंग की ज़रूरत है किसी ना किसी लेवल पे, क्योंकि हम अपने ह्यूमन लेवल पे तो बहुत सारे लोगों से ना डील कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। आपने खुद ही जैसे कहा प्री कंसीव नोशन बना लिया कि इसके साथ हम ऐसे बात कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा, बट ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं हम अपनी आपकी कि जब इस तरह की सिचुएशन अराइज हो किसी मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में और आपका काम जो है वो अफेक्ट हो रहा हो, सो हाउ डू यू डील विद इट? बिकॉज आले देखिए कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अपने आप को जब कोच करते हैं, अपनी कोचिंग करवाते हैं, तो आपको बहुत सारे जो ना पैरामीटर्स आपके सामने ओपन अप हो जाते हैं, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस पैरामीटर्स। वंस यू आर क्लियर दैट योर साइड इज राइट एंड द अदर पर्सन, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते बट आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको आपने रिजॉल्व करना है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, अगर आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि नहीं एट द एंड ऑफ द डे मुझे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, हाँ अगर आपने रखा हुआ है कि नहीं मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना, मैं तो किसी भी लेवल पर आके मस नहीं होना, बिल्कुल इसको निकल तो फिर आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपने सोल्यूशन निकालना है, पॉजिटिव रहना है जी, फिर आप हर मसले का हल निकाल। ये बहुत अच्छी बात की आपने। ये जो हम अना हर चीज़ में ले आते हैं ना, अना का मतलब ये है कि आपने अपने आप को सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखा है, जो कि गलत बात भी नहीं है। अपनी नीड्स आपने रखनी होती हैं सामने, बट उस नीड से कितनी चीजें हिंडर हो रही हैं, बिल्कुल कहाँ हिंड्रेंस पैदा और हो अपने रही है। आप को आपने इतनी शय दे दी है कि आपको लग रहा है कि बस जो मैं कह रही हूँ वो सही है और मेरे साथ ही ज्यादती होती है और उसने ये कह दिया, एक तो उसने ये कह दिया और उसने वो कह दिया। ये एक बड़ा अलमिया है कि छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को लोग कह देते हैं उसकी वजह से इतने बड़े बड़े मसले क्रिएट हो जाते हैं, समझ नहीं आता। और वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी होती है ये। मंशा, हमारी लाइफ में ना हम हमेशा विक्टिम रोल प्ले करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम पे सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है और हम सबसे ज्यादा बेचारे हैं। तो हम जब हम अपने आप को विक्टिमाइज करना छोड़ देंगे ना, खुद अपने आप को ये सोचना छोड़ दें कि नहीं हमने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमने इसके ऊपर एक्शन लेने की सिचुएशन है। डील करने के दो तरीके हमेशा आपके पास होते हैं। अब ये चॉइस आपके पास हमेशा होती है कि आपने तरीका कौन सा चूज़ करना है। आप बेचारे बन जाए या आप एक एक्शन लें कि हाँ ये सिचुएशन हो गई, ये फेस इट एंड गेट रियल, राइट। अब आप उस पर बैठ के रोते रहे वो सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती ना, जो होना था वो हो चुका। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्टिव मेजर। तो विक्टिमाइज और विक्टिम होना ये हमारी बड़ी कॉमन सी चीज़ है। और आई थिंक अगर आप 100 लोगों को खड़ा करेंगे तो 99 लोग यही बोलेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ। मेरा एक और सवाल है कि ये भी मैंने नोटिस किया है कि लोग ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसमें एक ग्रुप जो है वो दूसरे, ऑल्दो एक सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का हिस्सा है और जो उनका काम है वो भी एक दूसरे से ही रिलेटेड है, लेकिन ग्रुप्स बन जाते हैं कि ये मैं इस ग्रुप में हूँ, जैसे हाई स्कूल में होता है, और एक दूसरे के काम पे जो है ना या तो डाका डाल रहे होते हैं या एक दूसरे का काम ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ में बंदा जो HR है या जो हेड है वो क्या कर सकते हैं इन ग्रुपिंग को जो है ना खत्म करने, एलिमिनेट करने? ओपन कम्युनिकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। आप ग्रुप्स बनाने ही क्यों दे रहे हैं? आपकी जो HR का रोल है वो यही है ना कि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। ग्रुप्स देखें फिर भी बनेंगे, ऐसा नहीं कि लॉबिंग नहीं बनेगी। लाइक माइंडेड लोग जो होंगे ना जिनकी आपस में दोस्ती, जैसे अगर आप दोनों की दोस्ती अच्छी है और अगर मेरी आपसे बहुत ज्यादा नहीं बन रही, तो जाहिर सी बात है एक वक्त आएगा जब आप प्रोजेक्ट एक साथ करना चाहेंगे, मगर आप मुझे किसी बात पे बुलिंग कर रहे हैं या मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, ये गलत है। तो HR का रोल यहाँ पर है कि ठीक है जो कुछ भी हो रहा है आप अपने टीम्स बनाने का हक सबके पास है, टीम सब लोग बनाए। कहीं ना कहीं आपकी जो है वो कोई ना कोई चीज क्लिक करती है। नेगेटिव चीज कोई भी नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव एलिमेंट कोई भी नहीं आना चाहिए। तो कॉर्पोरेट के अंदर जो HR का अगेन जो मैंने सबसे पहले बात बोली थी, कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस सिचुएशन। बिकॉज अगर कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, जितनी भी ट्रेनिंग्स करा लें, अगर कल्चर ठीक नहीं है, टॉप मैनेजमेंट आपके साथ नहीं है, तो आप कुछ भी नीचे नहीं कर पाएंगे। सो नाजिस, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, लौट कर यहीं आए, मैं और मंशा आपका इंतजार कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पर और बात चल रही है यकजहती की, बात चल रही है यूनिटी की, जो कि मुझे लगता है कि टीम वर्क हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कम उसको आजमाया जाता है। और इंडिविजुअल जो आपकी सोच है, या शेख अपनी अपनी देख दूसरे को डाल खड्डे में, या शेख अपनी अपनी देख तक तो ये बात सही थी, दूसरे को डाल खड्डे में वाली बात से हम जो है वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे जो हमारी नाजिश के साथ हो रही थी कि जहाँ नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है ना वहाँ काम ख़राब होता है। बिकॉज मंशा और मैं भी डिस्कस कर रहे थे कि एक कॉमन गोल होना चाहिए सबका।
चाहे आप डिसएग्री करते हो बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन हम सबका कॉमन गोल ये है, स्पेशली यहाँ बैठे हुए इस शो को करते हुए, कि हमने ये शो को लाइव ऑडियंस के सामने पेश करना है, उसमें कोई गलती ना हो, आगे पीछे कोई ऐसी बात ना हो, और हमारे जितने भी मेहमान आए और जो भी यहाँ मौजूद हो, सबकी अपनी अपनी पोजीशंस बहुत क्लियर हो, वो सही तरीके से रिप्रेजेंट हो। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप कह रही थी कि एक होता है कि आप डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरी मंशा से ज़्यादा बनती है, दूसरी होस्ट जो है उनसे मेरी शायद इतनी नहीं बनती हो, और लेकिन मैं उनकी दिल आज़ारी नहीं करूँगी और उनकी बेइज्जती नहीं करूँगी या उनको गिराऊंगी नहीं। सो हम लोग अपने कॉमन गोल पे फिर भी काम कर सकते हैं। हाउ मच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना, बिकॉज कॉमन गोल अगर आपके पास नहीं होगा, देखिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सक्सेस होती है दैट इज़ एवरीबॉडीज ड्रीम। एग्जैक्टली। आपने अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने रेवेन्यू जनरेट करना है। विद नेगेटिव फीलिंग्स, विद नेगेटिव थॉट्स, विद ग्रचेस इन योर हार्ट आप कभी भी काम नहीं कर सकते। सक्सेसफुल फिर कोई भी नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ एक वो सारा का सारा जो आपके प्रेशर है ना, वो अपने साथ घर भी लेके जा रहे होंगे जी। और फिर आपका सिर्फ काम डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसे कहते हैं ना आप वर्क लाइफ बैलेंस। जी। वर्क लाइफ बैलेंस आपका बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर रहे होते हैं और फिर एट द एंड आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाते हैं। तो आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो कुछ आप यहाँ पे कर रहे हैं वो सारी की सारी आपके माइंड के साथ कनेक्टेड है। और जितना आप टॉक्सिक कल्चर क्रिएट करेंगे, वो टॉक्सिक कल्चर आपके साथ सिर्फ ऑफिस में 9 to 5 नहीं रहेगा, वो 5 o'clock के बाद आपके साथ आपके घर भी जाएगा, जहाँ पे आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, बाकी मेंबर्स सबके सब इफेक्ट हो जाएंगे। जी। अच्छा नाज़िश, हर औरत अपने घर में एक HR मैनेजर ही होती है, क्योंकि आपके जो भी स्टाफ होता है आपका, वो सारी शिकायतें आपके पास लेके आते हैं। बतौर HR मैनेजर अपने घर के हम क्या कर सकते हैं कि हम वो मसले मसाइल हल करें? क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि वो उनका अगर छोटा दिल हो जाता है तो वो तो काम भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जो कि उन्हीं के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। अच्छा देखिए मंशा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एट अ टाइम ना सबको खुश भी नहीं रख सकते। ट्रू। बीइंग एन HR पर्सन इज एट द एंड ऑफ द डे इज अ ह्यूमन बीइंग। वो खुद भी एक इंसान है ना, उसकी भी इमोशंस हैं, उसकी भी चैलेंजेस हैं, उसका भी अपना एक से है कि वो कुछ चाहे। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने लोगों को एम्पावर कर देना। लाइक मैं अपने घर के अंदर क्या करती हूँ कि मैंने अपने खानसामे को, अपने नौकरों को, बच्चों को, फैमिली को क्या एम्पावर कर दिया। जब आपके पास यहाँ तक पहुँच जाए ना और आपको लगे अब आपके पास सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, देन कम टू मी। उससे पहले अपना मसला खुद हल करने की भरपूर कोशिश करें। आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को जैसे कहते हैं स्पून फीड करना शुरू कर देंगे, पीपल विल बी डिपेंडेंट ऑन यू। आप लेस डिपेंडेंसी रखें अपने ऊपर, घर में भी और काम पे भी। लेट पीपल टेक द डिसीजन। गलत डिसीजन होगा ना, हमारे यहाँ डरते इस बात से है कि गलत हो गया तो क्या होगा, ठीक कौन करेगा, या अगर गलत हो गया तो उससे नुकसान कितना होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा मगर उसी से लर्निंग डेवलप होगी जी, फीडबैक होगा। रिमेंबर वन थिंग, देयर इज नो फेलियर, देयर इज ओनली फीडबैक। बिकॉज अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे भी नहीं। तो लेट देम मेक मिस्टेक्स। जहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, आपसे हेल्प सीख करें, आप ज़रूर उनकी हेल्प करें, मगर उनको ये भी बताएं कि अगली दफ़ा अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड इस जैसा कोई प्रॉब्लम तो आपने कैसे एक्शन लेना है। तो माइक्रो मैनेज ना करें, बिल्कुल भी माइक्रो मैनेज ना करें। हर दफ़ा आप अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप अगर यही करते रहेंगे तो फिर आपके लिए पास अपने लिए कब टाइम निकलेगा। थैंक यू। नहीं, मैंने तो ये सीखा है, मुझे नहीं पता था हाउ टू पुट दिस इन वर्ड्स बाय द वे, बिकॉज मेरे साथ ये है, आई एम अ वर्किंग पर्सन, शी इज़ अ वर्किंग पर्सन, मेरी बेटी भी है, और मेरी अम्मा ने एक्चुअली मुझे ये बात सिखाई थी, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ वर्किंग पर्सन, और मेरे वालिद भी काम करते थे, और हमारे घर में सबने अपने अपने काम एक दूसरे के बांट लिए थे कि मतलब अगर कोई मौजूद नहीं है तो अगर किसी ने खाना बनाना है तो वो खाना बनाएगा, किसी ने इट डजंट मैटर कि वो घर का मर्द है या घर की औरत है। इट वॉजंट अ डिफाइंड रोल कि सिर्फ औरत नहीं खाना बनाना है। तो इसी तरह से मेरे घर में भी जब मेरी बेटी हुई, और आई वॉज आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वॉज अ किड माई सेल्फ, सो मैंने अपनी अम्मा से यही पूछा मैं कैसे करूँगी काम, हाउ एम आई गोइंग टू लीव माई चाइल्ड एंड गो। सो मुझे पहली चीज़ ये कही थी, जो डिपेंडेंसी वाली बात है, डोंट मेक हर सो डिपेंडेंट ऑन यू कि, और वो माएँ करती हैं अपने बच्चों के साथ जनरली, कि वो इतना ज़्यादा चिपकाती हैं कि फिर बोलती हैं हाँ ये तो मेरा पल्लू नहीं छोड़ता, वो इसलिए नहीं छोड़ा बस आप छोड़ने नहीं दे रही पल्लू। नहीं ज़ाला, मैं तो इसको एक और तरीके से बोलती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि मोहब्बत ना आपको हैंडीकैप कर देती है। एग्जैक्टली। तो आप जैसे मेरी भी मदर इन लॉ है माशाल्लाह से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, मगर मैं अपने बच्चों को यही काउंसलिंग करती हूँ कि
मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है, बट डोंट बी डिपेंडेंट। अगर कल को उन्होंने कहीं जाना है या वो घर पे नहीं है, तो क्या आप बैठे रहेंगे निवाले बनाने के लिए कि कौन मुंह में डालेगा या आपको कौन सुलाने आएगा? आई मीन आप खुद उठ के भी ये काम कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए। हाँ, ये आपके लिए भी बेहतर है, आप हैंडीकैप होते चले जा रहे हैं। हाँ जी, और जिसको आप सिखा रहे हैं कि उसके लिए भी बेहतर है। लाइक माई डॉटर इज माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट नाउ, बल्कि अब मुझे थोड़ा सा होता है कुछ मुझसे पूछ ही लिया करो, बहुत कम पूछती है मुझसे वो, लेकिन इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आई फील कि ये सिर्फ आपके घरेलू मसले मसाइल में काम नहीं आता, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो ऐसे इंडिविजुअल्स फिर लीडर्स बनते हैं। तो जब आप पिटी की बात कर रही थी और वो आप बात कर रही थी ये नेगेटिव वाली, सो नॉट एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीडर, ठीक है, सम पीपल आर फॉलोअर्स, बट ऑलवेज पीपल हु आर एम्पावर्ड। और ये सारी एम्पावरमेंट जो अभी बार बार हमसे बात ये हुई है इसी शो में, कि वो फर्स्ट 7 years ऑफ योर चाइल्डहुड आपको जो आप दिया जाता है, आपके पेरेंट्स जो आपको वैल्यूज़ इंस्टिल करते हैं, उसमें आती है। सो आई थिंक कहीं किसी हद तक जो है एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की। बिल्कुल, हमारी जो 0 to 7 वाली एज होती है ना, वो इम्प्रिंट एज होती है। इम्प्रिंट एज, उसमें आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, बच्चे को सिखा रहे होते हैं, बच्चे आपको देख के कर रहे होते हैं। सो आप ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस और रील्स देखी होगी जहाँ पे हस्बैंड वाइफ मोबाइल देख रहे हो, बच्चे ने भी मोबाइल उठा लिया, बट द मोमेंट आप अपना मोबाइल रख के किताब उठाते हैं ना, तो बच्चा भी आपके साथ किताब उठाता है। हम बच्चों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। आप खुद घर आने के बाद नॉर्मली ऑन एन एवरेज एक बंदा दिन में 500 टाइम्स मोबाइल ऑन एंड अनलॉक एंड लॉक करता है। 5 more than 5, आई थिंक इससे ज़्यादा करते हो। विद इन अ मिनट ही शायद आप 50 टाइम्स लॉक अनलॉक कर दे, कुछ नहीं कर रहे होते, बस स्क्रोलिंग बस इस तरह से सारे काम करो। तो यही चीज़ आपका बच्चा भी देख रहा होता है। सो इट्स ऑल व्हाट यू डू एंड व्हाट यू से। और कभी कभार तो सेइंग डजंट इवन मैटर, यानी कि आपने जितना भी बोल लिया, जितना भी ज्ञान दे दिया, लेक्चर्स लोग अच्छी तरह, बच्चे तो मुझे लगता है बहुत ही समझदार होते हैं, वो अपने वालिदैन को भी अच्छी तरह समझते हैं कि इनकी क्या पर्सनालिटी है, ये क्या कह रहे हैं, क्या वो जो कर रहे हैं, क्या वो मैच कर रहा है, जो वो कह रहे हैं उससे मैच कर रहा है। यानी थैंक यू सो मच नाजिश, आपने जो है बड़ी ज़बरदस्त टिप्स भी दी हैं, जिसपे मैं हाँ और मैं गौर भी करूँगी आपकी टिप्स पे। नाजरीन, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहेगा जहाने रमज़ान ऑन 365 न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। अभी हम जाएंगे नानकाना साहब की तरफ, जहाँ पे हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शेख सलमान खालिद, वो जो हमें बताएंगे कि सिख कम्युनिटी किस तरीके से इफ्तारी का एहतमाम कर रही है मुसलमान भाई बहनों के लिए। सिख बरादरी माह रमज़ान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की शम्मा रखे हुए है। ननकाना साहब में सिख इन पाकिस्तान सेवा सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम गुरुद्वारा जन्म स्थान में मुसलमान रोज़ादारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें सोसाइटी के सदर सरदार सरजीत सिंह कमल समेत डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अफसरान, वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। ये बड़ी खुशाइन बात है कि ननकाना साहब के अंदर सिख, मुस्लिम, हिंदू और तमाम मज़ाहिब के लोग बड़े अमन अखुवत के साथ रहते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है बैनुल मज़ाहिब आमांगी के हवाले से, रवादारी के हवाले से और अमन के हवाले से एक बहुत बड़ा मैसेज है जो पूरी दुनिया के बसने वाले मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल होगी। सोसाइटी के सदर सरदार सरजीत सिंह कमल ने कहा, इफ्तार डिनर का मकसद माह रमजान को मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर मनाना है और पूरी दुनिया को यह पैगाम देना है कि ननकाना साहब में गुरु नानक देव जी के जमाने से ही मजहबी हम आहंगी चली आ रही है। हमारा पैगाम मोहब्बत है, पाकिस्तान का पैगाम मोहब्बत है। हम मोहब्बतें तकसीम करना जानते हैं, मोहब्बतें लेना जानते हैं और मोहब्बतें देना जानते हैं। सिख बरादरी की जानिब से इस तरह की तकरीबात के इनकाद से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ हासिल होता है, जो मौजूदा हालात में वक्त की अहम ज़रूरत है। शेख सलमान खालिद, नुमाइंदा 365 न्यूज़, ननकाना साहब। क्या खूबसूरत बात की इन्होंने कि हम मोहब्बत देना जानते हैं, मोहब्बत लेना जानते हैं, मोहब्बत बांटना जानते हैं और यही हमारे मुल्क का शेवा है। ब्यूटिफुली सेड। अब हम चलते हैं चिन्योर, जहाँ पे तलहा शब्बीर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमें बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कुछ बताएंगे। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को सस्ती प्रोटीन मुहैया करने वाले मुर्गी के गोश्त की कीमतों को जो पर लग गए हैं, मुर्गी के गोश्त की कीमतें में जो
आसमानों से बातें करती जो दिखाई दे रही हैं। पिछले हफ्ते तक जो 400 से 450 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाले मुर्गी के गोश्त की कीमत जो अब 700 से 750 रुपये किलो तक जा पहुंची है। सरकारी तौर पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो 591 रुपये जो मुर्गी का गोश्त है, लेकिन दुकानदार हजरात ने जो सरकारी तौर पर जारी निरखों को जो हवा में उड़ा दिया। जब दुकानदार हजरात से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पीछे से जो सप्लाई जो महंगे दामों मिल रही है, जिससे जो हम भी जो महंगे दामों मुर्गी का गोश्त जो फरोख्त करने पर मजबूर है। हम भी मौजूद है दुकान पे हमारे साथ मौजूद है खरीदार। जी सर बताइएगा, आप यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, मुर्गी का गोश्त खरीद रहे हैं, मुर्गी के गोश्त के रेट के वाले से क्या कहना चाहेंगे? जी मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, 700-750 रुपये में किलो सेल हो रहा है और आम गरीब आदमी को हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलना चाहिए था रमज़ान मुबारक में, और ये डबल रेट हो गया है। इस लिहाज से गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ देना चाहिए आवाम को, ताकि हर आदमी इसे अपनी पहुँच में ले सके ख़रीदारी। बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना था कि मुर्गी का गोश्त जो ख़रीदने के लिए आए हैं। मुर्गी का गोश्त जो 700 से 750 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। उन्होंने जब ज़िले इंतज़ामिया और जो हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा किया है, खुदारा जो शहरियों को हकीकी रिलीफ फराहम करने के लिए जो इक़दाम किए जाएँ। जी हाँ जी, हमारे तलहा शब्बीर ने जो है वो एक ही सांस में इतनी सारी हमें जो है बातें बताई हैं। तलहा सांस ले लीजिए। मुझे पता है कि महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, बट बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं। और मैं आपको अब सरगोदा लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ पे अब्दुल मन्नान आपको बताएंगे कि वहाँ के मसाजिद में जिस तरह से मस्जिद नबवी में इफ्तारी हुआ करती थी और एक ट्रेडिशन था, उस तरह से यहाँ की मसाजिद में भी इफ्तारी करवाई जाती है। तो आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। बिल्कुल, अफ्तार दस्तरखान मुसलमानों की कदीम रवायत है। सरगोदा की मुख्तलिफ मसाजिद में अफ्तार दस्तरखान लगाए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोल चौक मस्जिद सरगोदा में, जहाँ पर हज़ारों और जो शहरी जो यहाँ से भी अफ्तारी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इंतजाम में मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइए कि यहाँ पे कितने लोग रोजाना अफ्तारी करते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल की तरफ से अफ्तारी देते हैं। इसमें मुखय्यर हज़रात भी हमारे साथ शामिल होते हैं। गोल चौक में 400 से 500 अफराद होते हैं, मस्जिद शोहदा में होते हैं, सिविल हॉस्पिटल में बेड टू बेड भी होते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह ये 19 साल से ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा, आपके तामन से जारी रहेगा। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि सरगोदा गोल चौक मस्जिद समेत सरगोदा की दीगर मस्जिदों में हज़ारों अफराद जो यहाँ से अफ्तारी करते हैं, और इनका कहना यह है कि 19 साल से रवायत जारी है और ये हमेशा जारी रहेगी। जी अच्छा, सो हम बेसिकली आज यूनिटी की बात कर रहे थे, ठीक है, और हमने बहुत सारे मुफीद मशवरे भी हासिल किए ऐसे लोगों से जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और वो हमें बहुत डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, एक्चुअल प्रिंसिपल्स ऑन हाउ टू मेंटेन यूनिटी एट होम, हाउ टू मेंटेन इट इन अ वर्क प्लेस। एंड अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे हमारे साथ जो है वो जोएब होते तो हम इनसे कराची पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके हवाले से बात करते हैं। बिकॉज आप जब यूनिटी की बात करते हैं तो हमेशा टीम वर्क याद आती है, और जब टीम वर्क याद आती है तो आप सबसे ज़्यादा हमारा जो फेवरेट मशगला है और सबसे फेवरेट स्पोर्ट है वो है क्रिकेट। जी सो मुझे बताओ मंजा, जैसे लेमैन जो मैं तो बिल्कुल भी इसके ऊपर एज अ प्रोफेशनल जो ना कमेंटरी नहीं कर सकती, बट हम लोग बचपन से क्रिकेट देखते आए। हमारी टीम में हमने बहुत सारे जो है वो डिफरेंसेस और चेंजेस देखे। इंडिविजुअली सब बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, बट समहाउ कलेक्टिवली वो नहीं हो पाता। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, जो हमें नज़र आता है एज व्यूअर्स एंड स्पेक्टेटर्स ऑफ क्रिकेट, और वो ऑब्वियसली यही है कि ज़रा टीम वर्क पे इनको काम करना है। मैं वही बात कर रही थी जो मैंने शुरू में भी कहा था कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो ज़्यादा नुमाया है, हावी हो जाती है, और वो ज़्यादा नुमाया है बनिस्बत इसके कि आप एक टीम की जो आइडेंटिटी है वो ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कलेक्टिव एफर्ट जो आपकी क्योंकि टीम स्पोर्ट है, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट्स नॉट टेनिस, ये टेनिस नहीं है या कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट है, ये है ही टीम स्पोर्ट। तो याले हम भी जैसे ये जो काम करते हैं टीम के तरह काम करते हैं। मुझे पता होता है जब याले ने क्यों लेनी है, याले कभी कभार मुझे क्यों दे रही होती है, लेकिन मैं और हमें कान में आवाज़ आ रही होती है कि आपने ब्रेक लेनी है, और आई थिंक उन्होंने अभी कान में ये कह दिया है कि हमें ब्रेक लेनी है। तो नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप देखते रहें जहाने रमज़ान, बिकॉज हम यही मौजूद हैं और मजीद आपसे गुफ्तगू होगी। शामदीद नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। अब इफ्तारी का वक्त बहुत करीब आता जा रहा है। खुशगवार मौसम जो है वो लाहौर में भी है, तो वहाँ पे भी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि इफ्तारी की वहाँ क्या तैयारी इस वक्त चल रही है।
जी बिल्कुल, लाहौर में सैकड़ों जगहों पर दस्तरखान लगते हैं जो मुखैर हजरात की तरफ से लगाए जाते हैं और इस इफ्तार को करने के लिए रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं और ये लोग आम जो है लोअर मिडिल क्लास से नौकरी करने वाले, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हमने देखा, यहाँ पर इर्द गिर्द जो लोग काम करते हैं इफ्तार के लिए उनका एहतमाम किया जाता है। ऐसे ही एक दस्तरखान पर मौजूद हैं आसिम अमीन साहब, इसको चला रहे हैं। आसिम साहब, ये कार खैर जो है कितने सालों से चल रहा है यहाँ पर? माशाल्लाह जी, ये 5 साल से हमारा इफ्तार दस्तरखान चलता है और हम हर फ्राइडे वाले दिन वो भी 400 से 500 लोगों को एक दस्तरखान लगाते हैं, वो भी 5 से 7 साल से वो चल रहा है। अच्छा, ये जो दस्तरखान है रोजाना कितने लोगों का आप इफ्तार का इंतजाम करते हैं? भजन इसमें 400 से 500 लोग हो जाते हैं। 400 लोग, 450, 500, कुछ डब्बों वाले होते हैं, घरों में ले जाते हैं। इस तरह हमारी कोशिश होती है कि हम 500 लोगों का वैसे इंतजाम हम कर रहे हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अच्छा, अब आप 5 साल से आप कर रहे हैं तो आपके दोस्तों को भी पता चलता होगा और लोग तो वो भी साथ जुड़ते जाते हैं और ये इसलिए ये बहुत अच्छी बात आपने की। हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हमें तनकीद करते हैं कि आप इस पे क्यों फेंकते हैं। वो हमारा मकसद लोगों को बताना होता है कि जो डिज़र्विंग लोग कुछ करना चाहते हैं, उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो फिर हमसे रब्ता करते हैं। हमारे इस दस्तरखान में 4 से 5 लोग हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं जो हम फ्यूचर में पहले फ्राइडे के फ्राइडे करते हैं, अब हम सोच रहे हैं कि हफ्ते में हम 3 दिन इंशाल्लाह वो दस्तरखान लगाएंगे। जो गरीब लोग हैं, जो जिनके लिए एक टाइम का खाना भी मुश्किल हो चुका है, उनमें सबसे बड़ी तादाद ये बैंकों के गार्डों की है, दफ्तरों के गार्डों की है, मजदूरों की है। ऐसे लोग जिनकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, वो 3 टाइम की रोटी कहाँ से खाएंगे? 3 टाइम की रोटी कहाँ से खाएंगे? अच्छा, ये जो मेन्यू है ये भी रोजाना आप तब्दील कर रहे हैं? हम रोज मेन्यू चेंज करते हैं। जैसे आज चिकन राइस है, कल हलीम होगी, फिर मुर्ग चने होंगे, फिर कोरमा होगा, वेजिटेबल राइस हो गए। पूरे हफ्ते का हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, पूरे हफ्ते हम मेन्यू चेंज करते हैं। पूरे हफ्ते मेन्यू चेंज करते हैं। बहुत शुक्रिया। आसिम साहब जो है वो उन लोगों में है जो ये कार्य खैर कर रहे हैं और उन्होंने जैसे बताया कि फिर लोग जुड़ते भी जाते हैं। सो लाहौर के अंदर ये एक ऐसे दस्तरखान है और कुछ होटल्स भी हमने सुने हैं कि जहाँ पर माह रमज़ान के अंदर होटल के मालकान को मुखैर हज़रात अपनी इस्तिताअत मुताबिक पैसे देते हैं और वो भी या फ्री या सस्ता खाना देते हैं। सो इन दस्तरखानों पर महीना भर ये न सिर्फ इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है बल्कि इफ्तार के यानी कि माह रमज़ान के बाद भी हफ्ते में पहले जैसे बता रहे थे आज़म साहब 1 दिन और 3 दिन तक भी यहाँ पर खाना गरीब अफतरात को या मेरे जैसे लोगों को मुफ्त खाने को मैसर होगा। जी अच्छा, अब हम कराची वाले भी पीछे नहीं रहेंगे, तो अब हम जाके देखेंगे कि कराची में क्या इंतज़ाम हुआ है इफ्तारी का। अच्छा, बिल्कुल इस वक्त मैं बंस रोड में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगी कि यहाँ पर दिखाएं मनाजिर के समोसे, पकोड़े, रोल, यहाँ पर किस्म किस्म के कचौरियाँ भी यहाँ पर बन रही हैं। जनाब, कौन कौन से समोसे यहाँ मिलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास भाजी कीमा समोसा है, आलू समोसा और अरबी पराठा है, कीमा पराठा, चिकन पराठा, सब चीज मिलेगा। ये मलाई बूटी समोसा है, मलाई बूटी समोसा? हाँ जी। और ये बिहारी चिकन बूटी समोसा, ये जबरदस्त बना हुआ है। ये कीमे का समोसा है और ये पिज़्ज़ा समोसा मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा आपको। और ये चिकन चीज अरबी पफ मिलेगा 100 रुपये में, जबरदस्त मिलेगा। तो छोड़ दे। और काफी आइटम है हमारे पास, कचौरी भी मौजूद है हमारे पास, समोसे हैं, जलेबी, अनरसियाँ, सब चीज हमारे पास। बस कर दे भाई, बस कर दे। कैमरामैन से मैं कहूंगी कि ये दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो लोग शौकीन जाहिर से बात है इस बंस रोड फूड स्ट्रीट का रुख करते हैं और आप देख सकते हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी जो है वो अभी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है ताज़ा ताज़ा पकोड़े जो है वो आलू के पकोड़े इस वक्त बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जलेबियाँ भी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। जनाब, ये बताइएगा ये क्या है? ये अनरसे हैं, चावल के आटे से बनता है। एक ये उर्दू स्पीक की डिश है और कसूर में आपने सुना होगा कि वहाँ पे खोए के बनता है, यहाँ हमारे यहाँ चावल के आटे से बनता है। चावल के आटे से जो है वो बनाई जाती है ये डिश जिसे कि अनरसा कहा जाता है। तो जो है शहरी यहाँ पे रोजेदार दूर दूर से आते हैं, इस फूड स्ट्रीट का रुख करते हैं। हालांकि अभी अफ्तारी में कुछ टाइम बाकी है लेकिन अभी से लोगों का जो है वो रश लग गया। बंस रोड की खास बात यह है कि मीठे से लेकर तीखा तक जो है वो सब बासानी यहाँ पर दस्तयाब होता है। जी, थैंक यू सो मच। और जैसे कि हमें यकीन था, कराची में भी बड़े जोश व खरोश से इफ्तारी की जो है तैयारियां जारी हैं। अच्छा, इफ्तारी से हमें याद आया जो कि एक बात हम कभी भी नहीं भूल सकते, वो है सोबिया जानू जो हमारे लिए यहाँ इफ्तारी का इंतज़ाम करती हैं। तो सोबिया, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, आई होप यू आर रेडी। आ जाइए।
आपने बनाया है आज आलू खट्टे आलू फूड स्ट्रीट स्टाइल के मैंने बनाए हैं, जो कि बहुत मुश्किल था, मैं बहुत थक गई। हाँ, बड़ा आपने अपने लिए आज बड़ा। तो भी आज देखें, जो लोग इफ्तारी की तैयारी करते हैं ना, कभी कभार वो भी थक जाते हैं, तो वो जरा सिंपल सी आपने डिश तैयार की। बिल्कुल, जो कहते हैं ना, वो जो कहते हैं ना, इंस्टेंट नूडल्स भी 5 मिनट में नहीं बनते होंगे जितने जल्दी मेरे 5 मिनट में आलू बन गए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये 5 मिनट आप बचा के रखें। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो किचन का और हमारी ये जो ट्रांसमिशन है आप तक लाने में हमारी मदद करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स, जिसमें शामिल हैं पेप्सी, हमारे फूड पार्टनर हैं KFC, इसके अलावा है सनरिच, हमारा ऑसम किचन आप तक लाने के लिए है ऑसम किचन, हमारे अप्लायंस पार्टनर है ग्लैम गैस, इसके साथ साथ हमारे हाइजीन पार्टनर हैं विम एंड लाइफबॉय, और हमारे कुकिंग पार्टनर्स हैं शाहताज और नॉर जी। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये 5 मिनट आपके शुरू होते हैं। अच्छा, मैंने इसमें पहले बॉइल्ड पोटैटोज ले लिए ½ kg, इसमें 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला, और फिर मैंने इसमें ½ कप ऑयल डाला, कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर डाला, ½ टीस्पून हमने हल्दी डाली, 1 टेबलस्पून जितना हमने सॉल्ट डाला, और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। और इमली का गूदा डाला, पानी नहीं डाला वरना वो बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो जाता। हाँ। इसलिए गाढ़ा गूदा डाल के हमने इसको अभी तो मैंने 1.5 आवर इसको ब्रेक दिया। आप जो है 2 से 3 घंटे भी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इन्फ्यूज़ होगा इसके अंदर। अच्छा, इमली को ज़्यादा देर रखने से अच्छा है? इमली नहीं, जो सारे मसाले, क्योंकि हमने इसको कुक नहीं किया, हमने सिर्फ इसको मैरिनेट किया, तो जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा आपको। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी जो कि मैं जनरली लोगों को भी बता रही हूँ, जो खट्टी चीज़ें होती है ना वो एंड में डालनी चाहिए ना? बिल्कुल, क्योंकि मैं आलू में अगर आप आलू पका रहे हैं फॉर इंस्टेंस और आपने टमाटर पहले डाल दिए तो आलू के गलने का टाइम जो है ना वो बढ़ जाता है। बिल्कुल, ऐसे ही मीट का भी यही है कि आप जो है अगर 60 चीज़ें पहले डालेंगे, अगर दही भी पहले डाल देंगे तो वो जो है एक टफ भी हो जाएगा आपका मीट, और इट विल टेक 1 घंटे से 3 घंटे में चले जाएगा। मेरे पास मैं भी एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, वो इफ्तारी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, कि ये जो आपके खूबसूरत से बाल हैं जो आज आपने बनाए हैं, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये क्या राज है? What is the राज? अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे सब कहते हैं आप बहुत ऑयलिंग करती होंगी, क्या ऑयल लगाती हैं, कुछ भी। मैं बताऊँ, मैंने बचपन से लेकर अभी तक जो है बिल्कुल ऑयल नहीं लगाया बालों में। क्योंकि साइंटिफिकली अगर अब देखा जाए तो देखा जाए कि ऑयल जो है आपके पोर जहाँ से आपके बाल ग्रो होते हैं वहाँ पे जाकर उसको ब्लॉक कर देता है, और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत रुक जाती है। इसलिए तो ये बिल्कुल ही आपने अपोजिट बात कही है, जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मेरी अम्मा हमेशा बचपन से कहती तुम ऑयल नहीं लगाती ना, देखने एक दिन तुम गंजी हो जाओगी। मैं अम्मा को बोलती हूँ, लोग मुझे कहते हैं आपने एक्सटेंशन लगा रखी, नहीं, इट्स ऑल नेचुरल। और माशाल्लाह आपके बाल बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कहती हूँ डेली वॉश भी नहीं करें। ये तो मैं इस बात से बहुत एग्री करती हूँ, और मेरी जो दोस्त है वो मेरा मजाक उड़ाती है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि देखो जैसे भी बाल होंगे ना मैं उसको कुछ ना कुछ बना लूंगी, लेकिन 3 दिन से पहले मैं अपने बाल नहीं हेयर वॉश जब भी करें हेयर ड्रायर मत मारें प्लीज, पे गीले बालों में आप हेयर ड्रायर नहीं कर सकते ना, नहीं लगा जो काम है हमें एयर ड्राई करें, हेयर ड्राई करें, हेयर ड्राई नहीं करें। आफ्टर शावर जो बहुत ज्यादा है वो हीट दे रहे होते हैं, हम नॉर्मल गीले बालों में, बहुत गीले बालों में वो मत दें। टॉवल ड्राई करके उसको लेट इट बी, वो नेचुरली आपके ड्राई होंगे और बहुत स्मूथ होंगे। और शैम्पू से पहले प्लीज एक बार ब्रश करके फिर शैम्पू करें। अच्छा, हम लोग ना जनरली लगाने की बातें करते हैं, एक्सटर्नल चीज़ें, जैसे हम आपका तो ताल्लुक ही न्यूट्रिशन से और फूड से है। सो मुझे बताएं कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर हेयर ग्रोथ, जो खाने के हिसाब से होती है? आप एग लें प्लीज। अच्छा, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके लिए मिल्क बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँगी कि आप मिल्क बहुत ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, मैं जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट, आप वो वाला मिल्क यूज़ करें बिल्कुल। अच्छा, मैं कहती हूँ रात को सोने से पहले आप मिल्क लें, ताकि आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स भी होगी और आपको बहुत अच्छा भी नींद अच्छी आएगी। और मैं कहती हूँ जो फ्रूट्स आप ले रहे हैं आप वो लें, बट जूसेस प्लीज़ मत लें। कहीं जहाँ पे आपने 1 एप्पल खाना है ना, जूस में हमने 3 एप्पल भी ले लेना है। हाँ। क्योंकि वो 1 ग्लास पियेंगे ना हम तो जूस जी, और इसमें शुगर कंटेंट इतना ज्यादा होगा, और फाइबर भी नहीं आपको मिल रहा होगा, जो एक्चुअली जो फ्रूट है वो एक्चुअल फ्रूट ही बहुत, और वो ऑयली हेयर हो रहे हैं, डेंड्रफ हो रही है, ये सब चीजें जो है ना ये आपके खाने से है। हम इतना ऑयली मुझे लगता है फूड खा रहे हैं, पाए निहारी ये सब। मैं इनकी बात से बिल्कुल वो करती हूँ एग्री, पर मैं कहती हूँ रमजान में थोड़ा हम चीट कर लेते हैं। मेरे ना ये चीट वाले लफ्ज से जो है ना थोड़ा सा इख्तिलाफात इस वजह से हैं। उर्दू मैंने आपसे सीखी है ये वाली। और मैं इससे तिफरीका इसलिए चाहती हूँ बिकॉज चीट नहीं होना चाहिए, आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। तो जब मुझे कोई कहता है यू आर ऑन अ सर्टेन डाइट, नो आई एम नॉट ऑन अ सर्टेन डाइट, मैं कुछ चीज़ों से परहेज करती हूँ, और मैं ऐसी चीज़ें करती ही नहीं जो आप लाइफ टाइम कैरी ना कर सकें। मसला है, मेरी वालदा है वो शुगर नहीं लेती, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पर मैं
मंशा वाला कहानियां मैं बहुत डाइट भी कर लूंगा, अगर सामने आने का हाउ आई कैन कंट्रोल माय सेल्फ। मुझे ये होता है कि बंदा थोड़ा सा तो खा ले, चलो मैं टेस्ट ही कर लेती हूँ यार बस। हाँ, ये नहीं होता मुझसे कि मंशा की अच्छी बात ये है कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मिकदार बहुत होती है खाने की, सो वो मिकदार का आपको पता है। मैं आपको साइंटिफिक एक चीज बताऊं, ये जो आपकी मुट्ठी है ना, दिस इज द साइज ऑफ योर स्टमक। एग्जैक्टली, इससे ज्यादा पोर्शन आप एक टाइम पे नहीं खा सकते। और हम कितना लेते हैं? तो स्टमक का जो है ना एक साइज होता है, और अगर आप ज्यादा खाते हैं ना तो वो स्टमक बिकॉज वो स्ट्रेच होता है तो आप उसको बढ़ा देते हैं, और यही वजह है कि मोटापा होता है, क्योंकि जो आप खाएंगे वो फैट बन के स्टोर हो जाता है। मशीन है आपकी बॉडी, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा खाइए। कुछ लोगों को वो डाइट सूट करती है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन, छोटे छोटे पोर्शंस खाते हैं। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं यार मैं तो एक वक्त का खाना खाती हूँ और फिर भी मेरे साथ, लेकिन उनके एक वक्त का खाना आप देखें, वो 3 बजे रात को होगा, ठीक है, और वो बिरयानी होगी, बहुत सारी चीजें। मेरे घर में होता है, मेरा पर्सनल अटैक नहीं है ये, लेकिन मेरे शौहर जो है, जब सबसे ज्यादा मैं उनको इसी बात पे क्रिटिसाइज भी करती हूँ, मैं यहाँ पे भी कह रही हूँ, बट ये कि हाँ कि आप एक वक्त पे ज्यादातर ये फाका करते हैं पूरा दिन, और फिर एक ही वक्त पे जो है ना बहुत ज्यादा रात का होता है ना हमारा, रात का वक्त होता है। इट्स ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। जो रात का खाना होता है वो आपने सबसे कम खाना होता है, वजह इसलिए कि आप सो रहे होते हैं, आप यू डोंट बर्न इट ऑफ, तो इसी वजह से। यस, बिकॉज जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है वैसे वैसे आपके ऊपर जो है वो सूरज की रोशनी की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन, जैसे ही स्टार्ट, हाँ एवरीथिंग इज ऑल अ साइंस, सो आई फॉलो अ साइंस। तो कोई मुझे अगर बोलता है ना कि ये क्या तुम कर रही हो, मैं साइंटिफिक जा रही हूँ भाई, मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाकर ये बातें मालूम करके यहाँ आई हूँ। और जो लोग कहते हैं ना कि आपने इतना थोड़ा खाया, एनर्जी कैसे रहेगी, एनर्जी एक्चुअली सही रहती है जब आपके बॉडी के अंदर एक्सेस चीजें होती हैं, टॉक्सिन्स होती हैं, फैट कंटेंट ज्यादा होगा, कार्ब ज्यादा होंगे, तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। वो आपकी बॉडी इतना मसरूफ होगी उस सब को बर्न करने में और स्टोर करने में कि यू वोंट बी यूटिलाइजिंग। ज्यादा खाने के बाद आप लेजी हो जाते हैं, इफ्तार के बाद हम बहुत लेजी हैं क्योंकि आपने इफ्तार में इतना खा लिया कि यू आर लेजी राइट नाउ। बिल्कुल, एग्जैक्टली। नाजरीन, अब हमारा शो ख़त्म होने जा रहा है, पर हम कल आपसे फिर मिलेंगे यहीं पे 365 पे। हमें फिर से आके देखिएगा जहाने रमज़ान पे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।